क्या किसी ने उसके ऊपर रिसर्च की क्या? जल्दी से किसी ने भी अगर कुछ उसको अच्छा लगा हो या क्या उसके बाद उसने कुछ रिसर्च की हो कि प्रशांत जी ने तो बता दिया, बट क्या वो सही भी बताया या नहीं बताया? कोई भी। देखो अगर नहीं बताओगे तो मैं बैठा रहूँगा क्योंकि फिर दोबारा पहले वाला सेशन ही कर देते हैं। तो जल्दी से 1-2 चीज़ें बताओ। या तो इसका मतलब मैंने अच्छा काम नहीं किया कि आपको याद नहीं रहा कि क्या मैंने पहले सेशन में समझाया था। The problem is कि पहले कौन बोलेगा आई थिंक। चलिए हम वेट कर लेंगे पहले कौन बोलेगा क्योंकि मैं अच्छा कोई अगर कोई बोलना नहीं चाह रहा तो लिख सकते हैं आप लोग कि ये बस सोचिए कि मैंने बताया क्या था लास्ट टाइम क्योंकि अ, जसमीत और मैंने बहुत आगे के भी आपके लिए टॉपिक सोचे थे बट हमने थोड़ा सा उसको बैक ट्रैक किया बट मैं समझना चाहता हूँ कि उसको क्या हम अगले अगर आगे का कभी प्लान करते हैं तो क्या हम आगे वाले जो हमने आपके लिए सोचा हुआ है वो कर सकते हैं या किस तरह पे लेवल पे कर सकते हैं? तो बस आप लिख सकते हैं कि हमने क्या बात की थी लास्ट सेशन में। यस। हाँ, बहुत सही, थैंक यू नवीन, आपने स्टार्ट की बात को। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई मुझे बताएगा कि कौन से हमने इनकम टैक्स बचाने के लिए कौन-कौन से सेक्शंस की बात की थी कोई? और अभी वो टाइम है, आप सबको इनकम टैक्स फाइल करना है इस साल। अगर एक चीज़ आप मेरे उस सेशन से ले जा रहे हैं, चाहे इनकम ज़ीरो है या कुछ भी है, इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। पीपीएफ आपने बात की, नवीन ही केवल बात कर रहे हैं। पीपीएफ कौन से सेक्शन में आता है? तो मार्कशाला वाले आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे अगले सेशन उस पिछले सेशन की। कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा नवीन के साथ और भी बोले। नवीन आप बोलते ही रहिएगा बट और भी बोले। वो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, प्लीज उस रिकॉर्डिंग को देख के अपने इनकम टैक्स के बारे में जरूर रिसर्च कर लीजिएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी क्योंकि वो पिरामिड का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है सिक्योरिटी का। जब इंसान के पास ये सिक्योरिटी होती है कि कल कुछ हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं यूएस में हूँ, अगर कुछ हो जाए और वो खर्चा मेरा एक तरह से इज टेकन केयर ऑफ, तो मैं आगे का सोच सकता हूँ। तो आप सब बिजनेस चला रहे हैं और कल किसी को भी अगर कुछ हो जाता है तो, और अगर सारा पैसा उस हेल्थ में चला गया, तो आप सबका बिजनेस का जो आइडिया है वो बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमने कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, और आप लोगों की जो मुझे एज पता है अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी क्योंकि वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हेल्थ इंश्योरेंस वाले इसको प्राइस को बढ़ाते रहते हैं। तो एक और क्विक क्वेश्चन, क्या फाइनेंस में आप कुछ अपने हिसाब से कुछ जानना चाहते हैं मेरे से? अगर वो होगा तो हम 10-15 मिनट उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। कोई आपका विचार हो कि प्रशांत ये बताएं आप, या कुछ ऐसी चीज। दुकान में आप बैठे हैं त्रिलोक जी, कोई वहां पे फाइनेंस की दिक्कत आती हो कोई चीज, अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा मैं वादा करता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा ग्रुप है, मैं कुछ के तो ईमेल भी रिप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर कुछ दुकान में लगता है अरे ये पैसे का हिसाब कैसे रखना है या कुछ ऐसा, किसी और का, नवीन, गोकुल, संजय, एकता, मुकुल, चलिए सोचते रहिएगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, ये अ, बहुत सिंपल है, मैं लास्ट में इसको बता दूंगा, तब प्लीज हाँ नवीन ऐसे सवाल डाल दीजिए। तो लास्ट के 15 मिनट मैं इन सवालों को यहाँ से पिक कर लूंगा कि म्यूचुअल फंड को कैसे इन्वेस्ट करना है, तो ये हम बात कर सकते हैं। ग्रेट, आई होप तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ग्रेट, आप प्रेजेंटर व्यू देख रहे हैं या नोट्स वाला सेक्शन भी देख रहे हैं?
दोनों दिख रहे हैं, दोनों। नेक्स्ट स्लाइड भी दिख रहा है, तो वी कैन जस्ट Got it. Great. I think now it's sorted. Great. तो आज हम बिजनेस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि काफी बार आप लोगों को मार्कशाला ने भी बताया होगा, तो मेरा कोशिश यही थी कि मार्कशाला ने भी बताया होगा और काफी अच्छा बताया होगा, बट साथ में आज मुझसे भी सुन लीजिएगा, जिससे आप उसको बेस बहुत सॉलिड बना पाए। और बिजनेस प्लान, ये मत सोचिए आज मेरा कि छोटी सी दुकान चला रहा हूँ या कुछ, पर बिजनेस प्लान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे आपका एक माइंड में माइंडसेट बैठता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, और अगर कल किसी को आपको पिच करना होता है तो आप तैयार होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और उसका फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कैसे होगा। तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने इन चीजों के बारे में बात की थी कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सिक्योरिटी, फिर टैक्स सेविंग और रिटर्न्स। जो लोगों का स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होगा तो हल्का सा भी अगर उन्होंने, लेट्स से नवीन म्यूचुअल फंड्स के लिए कह रहे थे, जो म्यूचुअल फंड्स आपके सबसे टॉप वाले हिस्से में आएंगे, तो अगर आपने रिटर्न्स पे फोकस कर दिया, जो म्यूचुअल फंड आएंगे, और आपका सिक्योरिटी इज नॉट सॉर्टेड आउट, तो क्या होगा, जैसे ही कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको वो पैसा एकदम से म्यूचुअल फंड से निकालना पड़ेगा। और जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, म्यूचुअल फंड इन अ शॉर्ट टर्म कैन बी क्वाइट रिस्की, बट लॉन्ग टर्म में वो हमेशा ही प्रॉफिटेबल होते हैं, बट वो 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम में ही इन्वेस्ट करने चाहिए। ये हमने टैक्स स्लैब्स की बात की थी, कि अगर आपके पास 6 लाख तक की आपकी इनकम हो रही है, विच इज लाइक योर रेवेन्यू माइनस योर रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ऑल द अदर कॉस्ट, अगर 6 लाख का आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो आप नए टैक्स स्लैब्स के साथ जाइएगा या तो ओल्ड टैक्स स्लैब के साथ जाइएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों स्लैब्स में, वो ये है कि ओल्ड टैक्स स्लैब्स में आपके पास टैक्स प्लानिंग का कंपोनेंट था, जो नए टैक्स इनकम टैक्स के में बिल्कुल नहीं है। आप अगर कोई सवाल आता है चैट पे डाल सकते हैं, सो वी कैन डेल्व डीपर इनटू इट। ये कहते हुए, पर मैं ये कहूंगा, अगर 6 लाख है तो आप नए टैक्स स्लैब के साथ जाइएगा, क्योंकि उससे आपके हाथ में पैसा बहुत आएगा। पर अगर 6 लाख से ज्यादा आपके पास इनकम है, तो प्लीज ओल्ड टैक्स रिजीम से जाइएगा, जिससे आपका रिटायरमेंट के टाइम, फॉर एग्जाम्पल 60 के बाद अगर आप कोई काम नहीं करते, तो भी आपकी जेब में पैसा कैसे आएगा, वो वहां से आपका सुनिश्चित हो जाता है। ये सेक्शन था एटीसी, इसकी 1.5 लाख की लिमिट है। जब हम डिडक्शन कहते हैं, तो डिडक्शन का मतलब होता है, लेट्स से प्रशांत की सैलरी 8 लाख है और उसने 1.5 लाख एटीसी में डाल रखा है, तो वो 8 लाख में से 1.5 लाख माइनस करके सरकार को ये कह सकता है कि मेरी सैलरी इस वक्त 6,50,000 है, तो डिडक्शन का मतलब ये होता है। और नए टैक्स रिजीम में आप वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, आई होप हमने लास्ट टाइम बहुत बात की थी, इसलिए उसका क्लियर होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, जो मेन सेक्शन से हमने उस पर बात की है, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो बहुत सारे सेक्शंस में जाता है। पर पहला एटीसी, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस का, और फिर हमने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बात की थी, और एनपीएस पे बात की थी। सो टोटल मिला के आप एक पुराने वाले रिजीम में 2.5 लाख तक रुपए कम कर सकते हैं इन 3 सेक्शंस को लगा के, जिससे आपकी काफी अच्छी टैक्स सेविंग हो जाएगी, और साथ में आपको उतना ज्यादा इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। हमने इसमें एक फॉर्मूला बात की थी, कोई मुझे बताएगा इसमें सबसे पावरफुल कंपोनेंट हमने क्या बोला था? मैं रुका हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। जसमीत और मार्कशाला के सिवा कोई और बोलेगा? राइट, थैंक्स नवीन। ग्रेट। सो टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम जो है ये एंड से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, कई लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे पास आज बहुत पैसे नहीं है, मेरे पास जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो ही ग्रो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। डेफिनेटली उनको एडवांटेज होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में पी भी है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा जल्दी वो ग्रो करेगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3
इक्वल्स टू 8 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। सो माय पॉइंट इज़ पी अगर अच्छा होगा, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, डेफ़िनिटली वो फ़ायदा करेगा। पर जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, वो है टाइम। तो अगर आपके पास टाइम होगा, तो आप सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा पैसा भी स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट हाँ, करना शांत, तो वो ग्रो कर जाएगा। ये जरूरत नहीं है सोचने का कि जब पैसा होगा तभी इन्वेस्ट करूंगा। थोड़ा थोड़ा भी करें तो ग्रो हो जाए। करेक्ट। और तीसरा जो इसमें फैक्टर है रेट, कि अगर आपका जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वो 3% से ग्रो कर रहा है। और जिसकी वजह से रेट भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन से रेट को फ़ोकस कर रहे हैं, कितना रेट आपका आ रहा है। तो हमने बात की थी, एक आपका बैंक्स होते हैं, फिर आपका आरडी होती है, पीपीएफ होता है और साथ में फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये सबकी स्लैब्स उसी तरह है। अगर आप बैंक का सेविंग अकाउंट देखेंगे 3% दे रहा होगा, आपका फिक्स्ड डिपॉज़िट आपका 5 साढ़े 5% के करीब दे रहा है, पीपीएफ 8% दे रहा है और सबसे ज़्यादा आपका म्यूचुअल फंड्स देते हैं। बट जितना ऊपर जा रहे हैं आप, वो रिस्की भी हो जाएगा। पर पीपीएफ यहाँ पे एक आपका आपका लकी कार्ड की तरह मान लीजिए कि इंटरेस्ट भी अच्छा देता है और रिस्क भी सबसे कम है। और लास्ट टाइम हमने जैसे बात की थी, क्योंकि वो सरकार की तरफ से आता है, इसलिए उसका रिस्क सबसे कम होता है। तो पीपीएफ हुआ आपका, काफ़ी ग्रामीण योजना सरकार चलाती है और अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से ऊपर हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्कीम चला रखी है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है। तो वो आपके लिए एक अ, लकी कार्ड की तरह होती है कि इंटरेस्ट भी ज़्यादा है और आपका रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं है। ग्रेट। सो लेट्स टॉक अबाउट बिज़नेस प्लान। अ, कोशिश करेंगे फाइनेंस को भी बीच-बीच में लाते रहें। साथ में एट द टिल द एंड आप लोगों को काफ़ी हद तक एक बिज़नेस प्लान और क्यों आपकी ज़रूरत है अ, अगली बार। और मैं ये चाहूँगा, अगर सबके पास कागज़ पेन है, तो मैं जो भी कह रहा हूँ 1 मिनट लेंगे और आप अपने बिज़नेस के बारे में, उसके बारे में सोचते रहें। तो कोशिश ये है कि एंड तक थोड़ा बहुत ढाँचा आ जाए और फिर अगले हफ्ते तक आप लोग अपना प्लान कर सकें, पूरा एक बिज़नेस प्लान, कि कैसे आज और जो आपने पहले सीखा उसके बेसिस पे एक बिज़नेस प्लान बनाया जा सके। पर मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि 2014 की स्टडी है। 90% स्टार्टअप्स इंडिया में अपने पहले 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। तो स्टार्टअप चलाना कोई आसान काम नहीं है, चाहे छोटा हो या बड़ा। स्टार्टअप्स डू फेल क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और ओनरशिप बहुत ज़्यादा चाहिए इन कंपैरिज़न टू अ जॉब। तो मैं एक जॉब भी करता हूँ, तो जॉब में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लेम आता है। पर जैसे मुझे पता है मार्कशाला चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ए ओनरशिप चाहिए होती है जब आप अपना स्टार्टअप खुद चला रहे हैं। और त्रिलोक जी अभी दुकान पे बैठे थे, तो उनको पता है कि अभी सेशन के साथ-साथ भी उनको अपनी दुकान को देखना पड़ेगा कि खुली रहे। और वो कई लोग बिल्कुल हॉलिडेज़ नहीं लेते। इसकी वजह से ये स्टार्टअप्स को चलाना इतना आसान नहीं होता। तो अगर आप ये कर रहे हैं, तो ये याद रखिए आप एक मुश्किल काम कर रहे हैं और मुश्किल काम कर रहे हैं, तो उसमें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। अ, जो 2280 स्टार्टअप्स 2014 के बाद लॉन्च हुए थे, उनमें से 1000 के करीब स्टार्टअप्स अभी तक ऑटोमैटिक ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। एक स्टार्टअप की जो मैक्सिमम एज होती है, वो साढ़े 11 महीने होती है। ये आपका सीआईए का डेटा है। मेरा कहने का मतलब ये है, काफ़ी लोग स्टार्टअप्स को भी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से सोचते हैं। तो वही जो हमने पहले बात की, हर कोई ये सोचता है पैसा बहुत जल्दी बन जाए, पर स्टार्टअप्स उस तरह नहीं चलते, उसमें भी टाइम का सबसे ज़्यादा खेल है। 2 दुकानें हैं, एक दुकान बहुत अच्छी परफ़ॉर्म करती है 1 साल, पर उसके बाद बिल्कुल परफ़ॉर्म नहीं करती, पर एक दुकान थोड़ा-थोड़ा करके परफ़ॉर्म करती रहती है। कोई मुझे बताएगा, पहली दुकान ज़्यादा आपको क्या लगता है कि ज़्यादा चल पाएगी या दूसरी दुकान? पहली दुकान ने पहले साल बहुत अच्छा दिखाया, उसने बहुत अच्छे-अच्छे कैमराज़ लगाए, बहुत अच्छे-अच्छे शोकेस किया, बट उसने 1 साल के बाद उसका इंटरेस्ट चला गया और उसने दुकान पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दूसरे ने ध्यान थोड़ा-थोड़ा दिया, थोड़ा-थोड़ा उसकी ग्रोथ हो रही थी।
कौन-सी दुकान के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अच्छी ग्रोथ करेगी? सर दूसरी दुकान के चांस ज़्यादा है सर, क्योंकि सर उसने मेंटेन किया है अपने शॉप को। धीरे-धीरे करेक्ट, करके सर बढ़ा रहा है सर। राइट। तो त्रिलोक ये फ़ॉर्मूला लाइफ़ का भी है, टिके रहना है। तो काफ़ी आप देखेंगे जो स्टार्टअप्स का भी कह रहे हैं कि वो टिकते नहीं है। कई दुकानें भी आप देखेंगे अरे यार बस डोमिनोज़ की स्टोर खोला, यार चला नहीं। कोई भी चीज़ स्टार्टअप या किसी भी ज़िंदगी में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने निवेश ज्ञान स्टार्ट किया था, तो मेरे पास कोई कॉल नहीं करता था, मुझे खुद रीच आउट करना पड़ता था। आज एक तो जसमीत से मेरी बहुत पहले बात हुई थी, फिर दे रीच्ड आउट, बट टिके रहना है, दैट्स द मेन क्रक्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स कि अगर आप टिके रहेंगे और काम पे फ़ोकस करते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, जो आपको हेल्प करेगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। क्या 20 रीज़न्स हैं, जिसकी वज़ह से स्टार्टअप्स बंद होते हैं और ये 32 स्टार्टअप्स का उन्होंने जब बाद में उन्होंने उसको एनालाइज़ किया, तो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने देखा कि कस्टमर को भूल जाते हैं एक स्टार्टअप, कि वो क्यों स्टार्ट हुआ था, उसके कस्टमर क्या है और मार्केट की नीड आज के टाइम में क्या है, तो वो भूल जाते हैं और या तो टीम का बहुत बड़ा खेल होता है। तो कई बार हम टीम्स को बस किसी को सिलेक्ट करना हुआ कि दुकान पे किसी को रखना है, तो हमने किसी को भी रख लिया। पर कई बार वो आदमी आपके सामने तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, पर जैसे ही आप पीछे होते हो, वो दुकान में काम ठीक से नहीं कर रहा या वो आपके सामने तो बहुत अच्छा है, पर सपोर्ट आपको सही नहीं कर रहा। तो टीम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा है पुअर मार्केटिंग। कई बार हमें लगता है हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, अब तो लोग अपने आप आ जाएँगे, पर ऐसा नहीं होता। हर एक बिज़नेस को छोटा हो या बड़ा, थोड़ा बहुत मार्केटिंग के बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कंज़्यूमर तक कैसे जाऊँगा? और आज के टाइम में आप चाहे बहुत छोटा-सा भी काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन उसमें भी बहुत है और चाहे आप कितना ही बड़ा काम भी कर लें, कितने ही बड़े स्टेज पे चले जाएँ, आप कोई बड़ी कंपनी भी ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल पेंट सेक्टर, एशियन पेंट्स का सबने नाम सुना होगा। पर फिर वहाँ पे अभी बिड़ला पेंट सेक्टर में नहीं था, अब वो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एशियन पेंट्स को भी आज अलग तरीके से ये सोचना पड़ेगा कि वो अपने कंज़्यूमर तक अब दोबारा कैसे जाए क्योंकि जब बिड़ला जैसा ग्रुप आएगा 5,000 करोड़ के साथ, तो वो उसको बहुत टफ कॉम्पिटिशन दे पाएगा। अ, मुझे चैट में बताइए आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? ये दूसरी दुकान का क्या मतलब है नवीन? नवीन, कुछ बताएँगे आप इस पे? एक्चुअली आपने पहले एक सवाल पूछा था कि पहली दुकान चलेगी या दूसरी दुकान, उन्होंने तब गॉट इट, रिस्पॉन्ड किया था। ठीक है, थैंक्स। ग्रेट ग्रेट। कूल। तो आप लोग एग्री करते हैं, एक बार पढ़ समझ लीजिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी जब अपना बिज़नेस कर रहे हैं, कभी अपने कस्टमर को मत भूलिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कस्टमर को भूल जाते हैं, जो सबसे बड़ा फेलियर होता है क्योंकि अगर आपके पास कस्टमर आता रहेगा, आपको भी वैलिडेशन मिलती रहती है कि मैं कुछ काम सही कर रहा हूँ और कस्टमर हर इंसान का होता है। आपका कोई ऐसा बिज़नेस नहीं होता जिसमें कस्टमर क्योंकि कस्टमर के बगैर बिज़नेस का कोई मतलब नहीं है। मार्केट नीड हर हर क्वार्टर में आपको अपने बिज़नेस की मार्केट नीड को एनालाइज़ करना चाहिए और जब स्टार्टअप चला रहे हैं तो बहुत ज़रूरी यहाँ पे मेरे पास वो एनालिसिस नहीं है बट आप देखेंगे कितने स्टार्टअप शुरू किसी और तरह से हुए थे पर एंड अप किसी और तरह से ही हो रहे हैं। पेटीएम के अगर आप मॉडल को देखेंगे, पेटीएम एक वॉलेट कंपनी की तरह शुरू हुआ था पर आज उसका सबसे ज़्यादा जो प्रॉफ़िट आता है, वो लोन से आ रहा है। तो बिज़नेस का अगर वो मार्केट नीड को नहीं पकड़ेंगे, उसने अपना एक ई-मार्केटप्लेस बनाया था, तो वो ही इट वाज़ ट्राइंग टू कम्पीट विद अमेज़न, जो उसका बहुत बुरी तरह फेल हुआ। तो नाउ अगर आज आप अभी उसका क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आया है, अगर आप उसको सुनेंगे तो दे हैव चेंज्ड देयर मॉडल और जो सबसे ज़्यादा उनका प्रॉफ़िट आ रहा है, वो उनका उनके लोन्स से आ रहा है, तो वो लोन्स देते हैं लोगों को थ्रू पेटीएम ऐप जिस लोन के ऊपर उनको उनको मार्जिन्स मिलते हैं जिससे उनका प्रॉफिट बन रहा है। क्या आप में से किसी ने अपने मार्केट नीड को देख के अपने बिज़नेस को चेंज किया है? त्रिलोक जी, नवीन, एकता नो सर, किसी ने कुछ हाँ, कोई नो बताएगा? नो सर, नो सर, नो नॉट येट। ओके, नहीं चेंज किया। ओके, कोई और? और आप में से कोई क्या कस्टमर से फीडबैक लेता है कि क्या
क्या उनको लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए कि या उनके सजेशन को आपने इनकॉर्पोरेट किया? यस सर। क्या किया? सर ये कस्टमर बोलते हैं सर कुछ और प्रोडक्ट होने चाहिए शॉप पे, सर वो मैंने ऐड किए सर इसमें शॉप पे अपने, और सर धीरे-धीरे सर ऐड कर रहा हूँ मैं अभी। करेक्ट। ग्रेट। बहुत बढ़िया त्रिलोक। जी। अ, ग्रेट। मैं चाहूँगा और लोग भी बोले तो उससे मुझे और पता लगेगा कि क्या चल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है एग्जीक्यूटिव समरी, और मैं मानता हूँ ये बनाना ना कई बार लगता है कि क्यों बना रहे हैं, बट ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले होता है कि ये एग्जीक्यूटिव समरी आपको ये हेल्प करेगी कि आपका टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है। अब त्रिलोक जी ने एक चीज़ बताई। त्रिलोक जी ने ये बताया कि इनके बिज़नेस में काफ़ी कस्टमर कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐड करो। कस्टमर तो कुछ भी कहेगा, पर अगर आपको नहीं पता कि मेरा बिज़नेस किस तरफ जाना था, मैंने ये बिज़नेस किस कारण से शुरू किया था, तो त्रिलोक जी के फ़ोकस एरिया में कई बार गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इनका जो रिसोर्स है वो है पैसा। पैसा इनके पास लिमिटेड है। अब अगर इनको ये पता है कि मैंने ये शॉप स्टार्ट की थी जिससे मैं लोकल लोगों को के रोज़मर्रा वाली चीज़ों को पूरी कर सकूँ। जी। अब किसी ने कहा कि यार मेरे बच्चे को गेम्स चाहिए और गेम्स ला के रखो, मैं खरीदूँगा। त्रिलोक जी ले आए, बट वो रोज़मर्रा की चीज़ नहीं थी, और अब त्रिलोक जी थोड़ा-सा कहीं और चले गए। तो बिज़नेस प्लान सबसे पहले आपको ये हेल्प करेगा कि आपके पास जो रिसोर्सेज़ हैं, उसको कहाँ सबसे सही तरीके से आपको लगाना है। सर लेकिन जो दूसरा, सर नीड सर ज़रूरत हाँ, की चीज़ है बोलिए। सर वो सर लाता हूँ सर। सर कस्टमर तो सर बोलते रहते हैं ना कुछ, लेकिन सर जो ज़रूरत की चीज़ है सर वही लाता हूँ मैं सर, और ऐड नहीं करता सर मैं बिल्कुल, अपने पर तिल मर्ज़ी से। ओके सर। हाँ, पर त्रिलोक जी, अगर यही बिज़नेस प्लान आपका हेल्प करेगा, मैं अ, उस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज़ मैं ज़्यादा नहीं जानता। पर जब आप फ़ोकस करेंगे या आप मार्केट नीड्स को देखेंगे, हो सकता है कि इस वक़्त आप जिस एरिया में बैठे हैं, वहाँ पे अब खिलौनों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई है, या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई है। पर वो तब तक नहीं पता लगेगी जब तक हम बिज़नेस प्लान से ये नहीं सोचेंगे कि क्यों हम शुरू कर रहे हैं और इस टाइम प्रॉफ़िट कहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका हेल्प करेगा, और उससे आप सोच से चेंज कर सकते हैं कि अब रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ-साथ मुझे ये चीज़ भी रखनी है, हो सकता है वो कुछ और चीज़ हो। आपके यहाँ हो सकता है चप्पलें लोगों की बहुत घिसने लग गई या कुछ उन चीज़ों में, तो उस चीज़ से हम सेगमेंट चेंज कर सकते हैं। दूसरा है, कल त्रिलोक जी से संभवी पूछती है कि आपका बिज़नेस प्लान है क्या? आप कर क्यों रहे हो? इतनी सारी दुकानें, आपकी दुकान अलग कैसे है, या नवीन से वो उनके बिज़नेस प्लान प्लान के बारे में पूछते हैं। तो समझाने के लिए ये आपका हेल्प करेगा कि आपको आसानी से पहले ही आपके थॉट क्लियर हैं कि क्यों मेरा बिज़नेस औरों से अलग है। अ, और ये तीसरा आपको एक सक्सेसफुल पाथ, क्योंकि आपको रास्ता पता है। अभी कई बार क्या होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग भूल जाते हैं कि हमने ये शुरुआत ही क्यों की थी। अ, और अगर आपने बनाया होगा, आप औरों से वैसे ही बेहतर हो जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स बिना बिज़नेस प्लान के कार्य कर रहे होते हैं, और अगर आप ये कार्य करेंगे, तो आप थोड़ा-सा उनसे अलग हो जाएँगे। त्रिलोक जी, मैं ये भी चाहूँगा आप साथ-साथ कागज़ पे ना लिखते रहें कि अच्छा मैंने मार्केट नीड करनी है, और वो तो इसके बाद आपका हेल्प हो जाएगी। तो एक सर बिज़नेस प्लान जो होता है। हाँ, सर बोलिए। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर मैं। हाँ, हाँ, प्लीज़। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आप जी, बाद में ये भी ले सकते हैं। जी, जी अ, सर। ठीक है? तो एक बिज़नेस प्लान जो होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो आपको हेल्प करता है और साथ में औरों को भी हेल्प करता है। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा, बिज़नेस प्लान इज़ नॉट ओनली फॉर यू, इट आल्सो फॉर एन अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। कई लोग कहते हैं कि हाय, मैंने कागज़ के ऊपर लिखा हुआ था कि मेरा बिज़नेस प्लान कैसे काम करेगा, मुझे पता है, समझ आता है, या मेरे दिमाग में है। आपके दिमाग की चीज़ केवल आपके पास रहेगी, अगर वो आपको कल औरों को समझानी है, वो हेल्प नहीं करेगी। तो इसलिए बिज़नेस प्लान कागज़ पे किया जाता है, क्योंकि वो औरों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए। अ, और उसमें आपका टाइम, एफर्ट और एनर्जी लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है? ग्रेट। तो
ये पॉइंट मतलब आई एम श्योर मार्कशाला वालों ने आपको ज़रूर बताया होगा कि इन्वेस्टर्स की बहुत ज़रूरत होती है। इन्वेस्टर का मतलब है जो आप में विश्वास करता है कि जो आप कर रहे हो वो काम सही कर रहे हो और साथ में वो काम बढ़ाया जा सकता है। अ, क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके साथ और लोग जुड़े हुए हैं उनके बिज़नेस में? आई थिंक हमारा सिर्फ गौरव है जो जिसने ग्रांट लिया है, और तो किसी ने भी नहीं अभी लिया। ओके, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड जसमीत ने ग्रांट के बारे में बात की। इन्वेस्टर केवल केवल वो ग्रांट तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट जो हम छोटे बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें हो सकता है फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन आल्सो बी इन्वेस्टर। तो कल अ, नवीन जाते हैं अपने रिश्तेदारों के पास और वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा काम बढ़ भी रहा है, पर मुझे इस वक़्त अगर 2 लोग और मैं हायर कर लूँ, तो मेरा काम और तेज़ी से बढ़ेगा और मेरा ज़्यादा प्रॉफ़िट बढ़ेगा। तो अगर उनको समझाना है, आप बता सकते हैं, बट आप साथ में अगर एक बिज़नेस प्लान होगा, तो उससे भी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि देखिए मैं कितना प्लान करके अपने काम को कर रहा हूँ। दूसरा, ये आपको हेल्प करता है कई बार दिमाग के अंदर आपको लगता है कि आपका बिज़नेस आइडिया काम करेगा, बट जब आप एक बिज़नेस प्लान बनाते हैं, उसमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी जो कार्य करना शुरू करा है, उसमें तो पहले ही 40 लोग उपलब्ध हैं और जब 40 के बारे में मैंने जानने की कोशिश की, वो सारे ही लॉस मेकिंग है। ये बिज़नेस जितना अच्छा लगता है, बिकॉज़ केवल एक फैक्टर कि इसमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, उसकी वज़ह से इसके प्रॉफ़िट मार्जिन्स उतने अच्छे नहीं हैं। प्रॉफ़िट मार्जिन का मतलब जितनी मेरी आमदनी लग रही है, जितना मेरा फ़ायदा हो रहा है, वो उतना नहीं है कि मेरी कॉस्ट, मेरे एम्प्लॉइज़ की कॉस्ट निकल पाए। आपके बिज़नेस के हर एक एरिया को माइलस्टोन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप ये समझें कि मेरा देखिए अगर आप अ, जैसे अ, अगर आप माइलस्टोन सेट नहीं करेंगे तो आप ये नहीं जान पाएँगे कि वो असल में सफल हो रहा है या नहीं हो रहा। कि अगर आपने ये सेट किया कि मुझे इस साल मेरी दुकान में 30,000 का रेवेन्यू का जो को की जो सेल होती है वो हर महीने होती है और मुझे इसको इस साल के अंत तक 60,000 तक लेके जानी है। तो आप सोचेंगे तो माइलस्टोन्स आपको ये हेल्प करता है कि आप ये सोचते रहें कि कैसे मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। मार्केट के बारे में जानने के लिए और अगर आपको लोगों को भी अट्रैक्ट करना है जो आपकी कंपनी को जॉइन करें, तो आपको उसके लिए एक अच्छा बिज़नेस प्लान होना पड़ेगा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंटीजेंसी प्लान। लेट्स से जसमीत ने एक अम्ब्रेला की शॉप खोली क्योंकि इनके एरिया में बहुत बारिश आती है। पर अब बिज़नेस छोटा है जसमीत का और जसमीत को बाद में पता लगता है कि इस साल तो यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ गया और कोई बारिश नहीं आ रही। तो क्या आपको लगता है कि जसमीत को क्या करना चाहिए ऐसे में? जसमीत के सिवा कोई भी बोल सकता है। मैं वो वेट कर अपने रहा हूँ। हेलो हाँ, हाँ बताइए। वो अपने अम्ब्रेलाज को दूसरी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं कि गुड फॉर बेसिकली सन। आप बहुत ज्यादा गर्मी में इसको यूज कर सकते हैं अंडर द सन, तो इस टाइप से प्रमोट कर सकते हैं, नॉट फॉर रेनी सीजन्स बट फॉर समर्स। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा आपने बताया। अब ये सोचिए अगर ये जसमीत ने केवल अपने दिमाग में रखा होता, तो जब ये सिचुएशन आएगी, जसमीत उस वक़्त सोचेगा। पर अगर एक इंसान जिसने अपना बिज़नेस प्लान पूरा बनाया हुआ है और उसका एक स्टेज यही थी बिज़नेस प्लान की ये सोचना कि यार अगर ये बिज़नेस प्लान मेरी सोच इस बिज़नेस प्लान में ये है कि अब बारिश होगी तो मेरे अम्ब्रेला बिकेंगे। पर बारिश नहीं हुई, तो अगर उस इंसान ने ये बिज़नेस प्लान बनाया होगा, तो उसको पहले ही समझ आ जाएगा कि ये वाली सिचुएशन जब होगी तो मुझे वहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। डज़ दैट मेक सेंस? क्या ये बात आप लोगों को लगता है कि ठीक कह रहा हूँ मैं कि एक इंसान जो केवल दिमाग में आइडिया रखेगा वो उसी वक़्त सोचेगा पर एक आदमी जो जिसने अपना पहले ही बिज़नेस प्लान बना रखा होगा वो
उसने पहले ही सोच रखा है, तो वो एक तो पहले ही प्री प्लान्ड होगा। और जैसे अभी एक आइडिया आपने दिया, ऐसे 10 आइडियाज़ हो सकते हैं। हो सकता है जसमीत अब जब दुकान खोलेंगे तो अम्ब्रेलास के साथ हो सकता है कुछ और आइटम्स भी रखें, क्योंकि उनको पता है कि केवल एक चीज़ पे सोचना माइट नॉट बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि इन्होंने फिर पीछे का जब डेटा देखा, हर 5 साल में एक बार इनके एरिया में सूखा पड़ता है। और अगर वो सूखा इस साल पड़ा और इनका बिज़नेस इसी साल शुरू हुआ है, तो इनको, क्योंकि धूप के लिए ज़्यादा लोग लेंगे नहीं और इनका बिज़नेस केवल अम्ब्रेला का है, तो बहुत ज़्यादा इनको हर्ट हो सकता है। सो आई होप, मेरी कोशिश ये है कि आज आपको ये समझ आ जाए कि क्यों बिज़नेस प्लान इम्पोर्टेंट है। अ, ये एक छोटा-सा टेम्पलेट है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अ, इसके सिवा भी बहुत सारे टेम्पलेट हैं। मार्क शाला भी आपको प्रोवाइड करा होगा। तो आप कोई भी फ़ॉलो करिए, ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूँ तो यही वाला सबसे बेस्ट है। बस ये एक टेम्पलेट है जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। ग्रेट। तो एक बिज़नेस प्लान कितना डिटेल्ड होना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो बिज़नेस प्लान 3 तरह से बनाया जाता है। एक होता है मिनी प्लान, इसको एलिवेटर पिच भी कहते हैं। तो अगर कल आपसे मैं कहता हूँ कि 3 मिनट में मुझे अपना बिज़नेस प्लान समझाइए, तो आप वो मिनी प्लान वाला समझाएँगे, जिसके अंदर आप खाली ये बताते हैं कि मेरा बिज़नेस क्या है, कितना प्रॉफ़िट के ऊपर आप फ़ोकस कर रहे हैं और आप कितना, उसकी माइलस्टोन्स क्या हैं कि कहाँ आप सोच रहे हैं वो कितना ग्रोथ कर पाएगा इन द नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स। ये आपका हो गया एक मिनी प्लान। मिनी प्लान या एलिवेटर पिच का नाम वहाँ से आया कि अगर आप एक इंसान से मिलते हैं, 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो नीचे आपसे कहता है कि मुझे अपना बिज़नेस आइडिया समझाओ, और आपके पास बस इतना टाइम है, जितना वो एलिवेटर या आपकी लिफ्ट नीचे से ऊपर तक जा रही है। आपके पास बस उतना टाइम है उस इंसान को ये समझाने के लिए कि आपका बिज़नेस आइडिया क्यों उसको उसको उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा है वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान होता है बहुत ज़्यादा डिटेल, जिसके अंदर आपने हर एक चीज़ को कोशिश करके समझाया है कि मार्केटिंग कैसे करोगे? मार्केटिंग करोगे तो कितना खर्चा आएगा? कितना खर्चा आएगा, कितना गलत हो सकता है? कितना उसमें लॉस हो सकता है? अगर आपने एक्सपेंशन का सोचा तो एक्सपेंशन कहाँ-कहाँ करेंगे? त्रिलोक जी अब अगली दुकान किधर खोलने वाले हैं? उस एरिया में क्यों खोलने वाले? क्यों उन्होंने तीसरा एरिया जो उसी डिस्टेंस पे है, उसमें दुकान ना खोल के इस वाले एरिया में फ़ोकस किया? तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है। और तीसरा होता है प्रेज़ेंटेशन प्लान। जैसे मैंने इस प्रेज़ेंटेशन के साथ-साथ अपने नोट्स भी लिखे हुए हैं, तो वो आपको नहीं दिखाने मुझे। तो ये मेरा है वर्किंग प्लान। बट जो प्रेज़ेंटेशन प्लान है, जो इस वक़्त आपको जो स्लाइड दिख रही है, वो है एक प्रेज़ेंटेशन प्लान जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको दिख रहा है और आप मुझे टाइम भी दे रहे हैं। तो अगर आप मुझे टाइम नहीं देते और कहते कि जल्दी से समझाओ बिज़नेस प्लान क्या है, तो इट माइट बी मैं आपको केवल ये 2 स्लाइड समझाता। फिर अगर आप मुझसे पूछते, मुझे मज़ा आ रहा है, अब मुझे और समझाओ कि ये बिज़नेस प्लान बनाना कैसे है, तो फिर मैं आपको पूरे डिटेल्ड वर्किंग प्लान का प्रेज़ेंटेशन प्लान दिखाता। एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप दीजिए अगर आपको ये समझ आया कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये तीनों प्लान्स में अगर आपको समझ आ गया कि मिनी प्लान क्या है, वर्किंग प्लान क्या है और प्रेज़ेंटेशन प्लान क्या है। थैंक यू। और ये आप मुझे बताएँ कि आप सबसे पहले कौन से, इन तीनों में से कौन से प्लान के साथ स्टार्ट करते हैं? और ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये बिज़नेस प्लान केवल बिज़नेस का नहीं हो सकता, ये लाइफ़ का भी हो सकता है। तो हम अपनी लाइफ़ को भी एक बिज़नेस की तरह देख सकते हैं कि मेरा माइलस्टोन क्या है। जैसे मुझे रनिंग बहुत अच्छी लगती है, तो अ अ, मुझे मैराथन भागनी थी। मैराथन होता है 40 किलोमीटर, तो मैंने उसको माइलस्टोन सेट किए कि 10 किलोमीटर पहले भागूँगा, फिर 20 किलोमीटर भागूँगा। तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोच सकते हैं। तो आज अगर उसके बारे में भी सोच रहे हैं, तो पहले बताइए कौन से प्लान पे सबसे पहले काम करना शुरू करना चाहिए? मिनी ओके, प्लान। ओके। नहीं, मिनी प्लान पे नहीं करना है। सबसे पहले आपको वर्किंग प्लान पे काम करना है। मिनी प्लान पे अगर आप काम करोगे, तो आपकी सोच हमेशा छोटी रह जाएगी, क्योंकि आप खाली वो छोटे एक पन्ने में आप अपना बिज़नेस प्लान समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
जब बैठे तो लंबा लिखें, और ये केवल मेरा थॉट है, कई लोगों को मिनी प्लान से अगर स्टार्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट एक जो रिसर्च बताती है, जब आप इलोंगेटेड लिखेंगे, बहुत लंबा लिखेंगे, तो उसको जब आप छोटा करेंगे तो आप बहुत अच्छा छोटा कर पाएंगे। बट अगर आप पहले ही छोटे से स्टार्ट करेंगे तो आपकी कई बार वो जब लॉन्ग करेंगे तो आप लोग उसको उतना डिटेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मिनी प्लान पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो जब करें तो आराम से 2 या 3 घंटे लेके, और कई बार आपको 2 या 3 दिन भी लग जाएँगे, क्योंकि आपको उसको वापस रिवाइज़ करना पड़ेगा। पर लंबा बनाएँ, जितना लंबा बना सकते हैं, पहले लंबा बनाएँ, उसके बाद उसको एक पन्ने में लेके आने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा, आपको अगली बार लेट्स से मुझे अपना प्लान संभवी या जसमीत को प्रेज़ेंट करना है, तो मुझे पता है कि ये सवाल क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि वो मेरे वर्किंग प्लान के अंदर पहले ही मैंने सोच रखा है। अ, अगर मैंने खाली छोटा-सा प्लान बनाया होता तो मैं वो सवाल नहीं सोच पाऊँगा, और फिर वर्किंग प्लान से ही आप प्रेज़ेंटेशन प्लान निकालते हैं। तो वर्किंग प्लान हेल्प्स यू ब्रिंग बोथ द मिनी प्लान एंड द प्रेज़ेंटेशन प्लान इंटू लाइफ। ग्रेट। तो एक एक बिज़नेस प्लान के अंदर 4 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला, बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस क्या है आपका। दूसरा, मार्केटिंग प्लान। मैं बार-बार फ़ोकस कर रहा हूँ मार्केटिंग प्लान को, क्योंकि काफ़ी हम लोग जब काम करने में आते हैं तो हम सोचते हैं मार्केटिंग तो यार बहुत बाद की बातें हैं, मैं छोटा-सा बिज़नेस कर रहा हूँ, अभी से मैं पैसा खर्च करने लग जाऊँगा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मार्केटिंग की बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और एक मार्केटिंग प्लान रिफ्लेक्शन पे बनता है। तो कर्व अ, अच्छा, कोई मुझे नवीन और सैमसंग एसएम, आप लोग भी मुझे अपना थोड़ा-सा बिज़नेस बताएँगे? क्योंकि मुझे केवल त्रिलोक का तो लग रहा है कि वो दुकान चला रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ मैं आपके आइडियाज़ को भी हल्का-सा बोल पाऊँ। नवीन, सैमसंग आपका नाम क्या है? ओके, हेलो। सैम्स हाँ, सैमसंग आप एक तो नाम बता हाँ, दीजिए। राजेंद्र राजेंद्र का नाम है। एक्चुअली मैं डिवाइस से कनेक्टेड हूँ। कोई बात नहीं। राजेंद्र, मैं आप क्या करते मैं हैं? एक मैं एक आईटी एजेंसी रन करता हूँ बेसिकली। हमारे पास टीम मेंबर्स हैं, 2-3 लोग मिलकर आईटी एजेंसीज रन करते हैं, डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाते करेक्ट। तो ये बहुत तो थैंक यू नवीन और हैं। राजेंद्र। राजेंद्र। तो राजेंद्र, राइट? यस। हाँ, तो अब राजेंद्र जब एक आईटी कंपनी चलाते हैं तो इस साल अ, ही कैन ट्राई कि ये रेफरल प्रोग्राम चला सकते हैं कि आप अगर एक कंपनी दो दूसरा कोई कस्टमर मेरे साथ लाएगी तो मैं उनको कुछ 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ, 5% का। और जैसे, और देखिए प्लीज मेरी जो बातें हैं उसको एक खाली उससे लीजिएगा, पिंच ऑफ सॉल्ट से, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका बिजनेस प्लान। बट अब मार्केटिंग प्लान हैज टू बी अ रिफ्लेक्टिव प्लान, क्योंकि 6 महीने के बाद आपको वो सोचना चाहिए उससे एक्चुअली आपका रेवेन्यू जितना आपने सोचा वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। साथ में त्रिलोक जी एक शॉप चलाते हैं, हो सकता है कि इनको कुछ सामान इनके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, और ये करते भी होंगे कि अब इस बार उस सामान को बेचने के लिए इन्होंने उस पे डिस्काउंट कर दिया। पर क्या डिस्काउंट से फ़ायदा हुआ? या सामान तो उतना ही बिका, और उल्टा इनको डिस्काउंट और देना पड़ गया। तो अगर आप रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे अपने प्लान पे, मार्केटिंग प्लान पे, तो काफ़ी हद तक आपको वो फ़ायदा नहीं दिखेगा। अ, फिर उसके बाद होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट आपका पैसा कैसे आना है, क्यों कहाँ से आना है, उसके ऊपर हर वक़्त आपको सोचते रहना है। और फिर कैसे उसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन और मैनेजमेंट में टीम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, कि कौन लोग आप कितने टाइम पे हायर करने वाले हैं, उनकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। जैसे राजेंद्र जी ने कहा अभी 3 लोग हैं, तो क्या 3 से 10 तक जाने के लिए उनको क्या-क्या रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों पे सोचना काफ़ी आवश्यक है। राइट? तो जो हमने पहले बात की, एक बिज़नेस प्लान के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मैनेजमेंट टीम, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, ऑपरेशंस और मैनेजमेंट प्लान। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ीक्यूटिव समरी, जो मैंने आपको कहा, अगर जब वर्किंग प्लान हम बना रहे हैं, तो उसकी पहली, दूसरी स्लाइड्स आपकी हमेशा एग्ज़ीक्यूटिव समरी या आपका जो मिनी प्लान टाइप है, उत उसके जितना होना चाहिए कि 1 या 2 पेजेज़ में किसी को समझा सके कि आज आप क्या बात करने वाले हैं और क्यों उसको आपके प्लान में इंटरेस्ट आना चाहिए। अ,
लेट्स ट्राई एट द एंड हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि तीनों आप जो हैं, आज आप लोग अगर अपने पिच प्लान को पिच करना होगा तो आप कैसे उसको प्लान को पिच करेंगे 1-1, 2-2 मिनट के अंदर। दूसरा है बिज़नेस कॉन्सेप्ट। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट कि क्यों, जो मैंने पहले भी बात की, आपका वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या है जो सबसे अलग है? तो आज नवीन एक वीडियो एडिटिंग चलाते हैं, तो नवीन का वीडियो एडिटिंग क्यों सबसे अलग है? क्या क्या कॉस्ट फैक्टर है या वैल्यू फैक्टर है? कोई मुझे बताएगा? नवीन अगर ये कहते हैं कि मेरा बिज़नेस कॉस्ट फैक्टर पे बेसिस है, कि मेरी कॉस्ट सबसे सस्ती है, क्या ये एक बहुत अच्छी वैल्यू प्रोपोज़िशन है? या एक जो कहता है कि मेरी क्वालिटी सबसे बेहतर है? I think quality is राइट। गोकुल बिल्कुल, आपने अच्छा बताया, पर गोकुल ये बताइए क्यों क्वालिटी वाला अच्छा फैक्टर है? कॉस्ट वाला बहुत ज़्यादा जीतता है। रिलायंस ने जब अपना जियो लाया, उसने कॉस्ट बहुत कम रखी जिसकी वज़ह से बिज़नेसेस बंद हो गए इतने बुरी तरह से। तो कॉस्ट वाला फैक्टर आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? सर एक मेंटली देखा जाए तो इंडिया में ऐसा है कि कॉस्ट कम है तो लाइक प्रोडक्ट भी आपका बेकार होगा, सस्ता वाला कॉन्सेप्ट माइंडसेट होता है लोगों का। बट रिलायंस का इसलिए पॉइंट नहीं कर पाए क्योंकि रिलायंस पे ऑलरेडी लोगों को ट्रस्ट है। आई थिंक ये एक फैक्टर हो सकता है, बट एक बन सकता है ऐसा सर। ओके, गोकुल मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। इंडिया में एक्चुअली थोड़ा-सा मार्केट जो देखा गया है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जब आए और आज जब हम चाइना चाइना अगेंस्ट हैं, तब भी इंडिया चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदता है क्योंकि वो सस्ते हैं। इंडिया इज़ अ कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट, जो चीज़ बाहर बहुत महँगी मिलती है, इंडिया में फिर भी सस्ती मिलती है क्योंकि इंडिया का कंज़्यूमर नहीं खरीदता अगर वो बहुत महँगी है। तो सर मैं खाली डिबेट के लिए कर रहा हूँ। आपका पॉइंट बिल्कुल सही था कि वैल्यू वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा बिज़नेस प्लान है, वैल्यू प्रोपोज़िशन, बट मैं आपको डिबेट के लिए कर रहा हूँ। क्यों आपको लगता है कि कॉस्ट वाला सही नहीं है? कोई और बताएगा? राजेंद्र जी, त्रिलोक जी? गोकुल सर आप मैं भी चलिए बता सकते हैं। हाँ, मैं आप क्वालिटी की बात कर रहे हो तो बेसिकली जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो अ, दोनों चीज, जैसे अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ क्वालिटी की बात करूँ, तो दोनों में हम यूजर को कोई ना कोई प्रोडक्ट तो दे ही रहे हैं। उसकी क्वालिटी में भी डिफर हो सकती है लेकिन आउटपुट तो उसको मिल ही रहा है दोनों केस में। तो इसीलिए मे बी वो कॉस्ट की तरफ जाता है कि कॉस्ट थोड़ी जिसमें लेस हो, क्योंकि जैसे आपने बताया थी कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है इंडिया की, स्पेशली इंडिया की, तो लोग चाहते हैं कि काम हो जाए और थोड़ा कम कॉस्ट में हो। तो इसीलिए अगर हम क्वालिटी के ऊपर जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब क्वालिटी इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। और एक अगर हम लार्जर मार्केट को देखें, और अगर करेक्ट, आपको आपका मार्केट कुछ ऐसा नीचे आपका कि कुछ आप हाई एंड कस्टमर्स को देख रहे हो या लग्जरी प्रोडक्ट है, तब आप उसको क्वालिटी पे काम कर सकते हो उस प्रोडक्ट की। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत सारी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, मास को टारगेट कर रहा है, तब उसमें मुझे लगता है कि कॉस्ट पे जाना चाहिए। और अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका ऐसा है कि वो मास को टारगेट नहीं कर रहा, कुछ स्पेसिफिक के लिए, तब उसमें आपको क्वालिटी पे जाना चाहिए। इस टाइप से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ग्रेट। सो तो इस पे काफ़ी डिबेट हो सकती है, और अगेन जो भी मैं कहूँ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा। पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कॉस्ट वाला फैक्टर बहुत कारगर है भारत में या पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि कॉस्ट जैसे ही कम होती है, हर इंसान अट्रैक्ट हो जाता है। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च, कोई चीज़ जैसी फ्री होती है, त्रिलोक मैं अभी आपसे पे आता हूँ। कोई भी चीज़ जैसी फ्री हो जाती है, मतलब हर जगह साइकोलॉजिकली दिमाग में हमारे ट्रिगर हो जाता है कि ये चीज़ फ्री है और हम उसको लेना चाहते हैं। पर कॉस्ट वाला फैक्टर चाहे मास हो या छोटा, इट्स गुड फॉर अ शॉर्ट टर्म जब आपको अट्रैक्ट करना है। तो रिलायंस जियो की स्ट्रैटेजी भी अट्रैक्ट की थी। उसने 1 साल, क्योंकि उसके पास पैसा इतना ज़्यादा था, वो अट्रैक्ट कर पाया 1 साल, और अब वो पैसा धीरे-धीरे करके बढ़ा रहे हैं। पर क्योंकि अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, आप कॉस्ट के साथ इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि कल लेट्स से अ, राजेंद्र जी आईटी एजेंसी चलाते हैं, इन्होंने सर्विसेज़ बहुत सस्ती कर दी, तो लोग एक तो ले लेंगे, बट फिर हमेशा इनसे वही डिमांड करेंगे और ये लंबे अरसे तक उसको उस प्राइस पॉइंट पे नहीं दे पाएँगे। सो प्ले द कॉस्ट वैल्यू प्रोपोज़िशन वेरी सीरियसली कि आप क्यों खेल रहे हैं और उससे निकलेंगे कैसे? अ, कई बार बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे और कॉस्ट वाला बहुत अच्छा खेल खेलता है,
बट यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर बिजनेस परस्पेक्टिव, कैसे आप उसके साथ कर सकते हैं और कैसे उससे बाहर भी निकलना है, क्योंकि आप लो कॉस्ट पे हमेशा नहीं खेल पाएंगे। सो दैट्स ऑलवेज द गेम। और कॉस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लेट्स से गोकुल वीडियो एडिटिंग करते हैं, आज वो वीडियो एडिटिंग फॉर एग्जांपल 100 रुपए में एक फोटो की करते हैं, जिसमें उनकी बिल्कुल लागत नहीं आ रही, पर कल प्रशांत आता है और वो 80 में कर देता है। कॉस्ट वाला आदमी हमेशा मात खाएगा, जो एक दूसरा आके कॉस्ट नीचे कर देगा। पर जो एक वैल्यू वाला है, वो ही कैन रिटेन बिकॉज वो क्वालिटी पे खेल रहा था, जिसको बीट करना इज ऑलवेज टफ इन कंपैरिजन टू द फ्रॉम द अदर प्लेयर। येट आई वुड से कई बार हमें कॉस्ट वाले फैक्टर को खेलना पड़ता है, और इंडिया में कई बार businesses has been wiped out क्योंकि there has been a value proposition of cost, जिसकी वजह से हमारे काफी businesses compete नहीं कर पाए। और अगर आपको इसको समझना है, इंडिया का 20 साल का मैन्युफैक्चरिंग को समझिएगा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल गायब हो गई थी टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बहुत एक्सपेंसिव थी ड्यू टू वेरियस रीजन। और जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग चाइना से सामान आया, हम सब ने चाइना का सामान खरीदा, जिससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग गायब हो गया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ दीज कॉन्सेप्ट, बट क्वालिटी इज मच मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट। पर कॉस्ट कई बार आपको वो वाला वेपन को भी इस्तेमाल करना होगा। मैं पहले त्रिलोक पे जाऊंगा, फिर गोकुल पे। त्रिलोक। सर जैसे रिलायंस ने सर पहले सर कीपैड वाला फोन लॉन्च किया सर। सर क्योंकि सर कोई और किसकी गर्मी सर कम है, किसी की ज्यादा सर। और सर सभी को अवेलेबल हो जाता है सर ये। सर उसके बाद सर ये एंड्रॉइड भी फोन लॉन्च किया है सर, क्योंकि सर फोन तो हर बहुत है सर, लेकिन फैसिलिटी सर प्रोवाइड कराना भी एक मैटर लगता है सर ये। करेक्ट। तो बिल्कुल सही। तो वही मैंने जो कहा, अट्रैक्शन के लिए ये बहुत अच्छा है। तो अगर कल त्रिलोक डिस्काउंट देंगे और लेट्स से पार्ले जी की बिस्किट्स इन्होंने 5 रुपए की अगर चल रही है, उसको 4 रुपए का कर दिया, डेफिनेटली पूरी दुनिया आके इनके पास आएगी। बट तब सवाल ये है, ये कब तक कर सकते हैं और उसके बाद ये क्या कर सकते हैं। तो अगर इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि पार्ले जी से मुझे दुकान में तो लोग आ जाएंगे, अब कोई आएगा तो केवल पार्ले जी की बिस्कुट नहीं लेगा, ही माइट बाय अदर थिंग्स एज वेल, राइट। क्योंकि अगर मैं दुकान पे जा रहा हूँ, मैं केवल पार्ले जी की बिस्किट लेने नहीं जाऊंगा, मैं हो सकता है दूध भी ले लूँ और अदर सामान भी ले लूँ। और त्रिलोक जी की अगर स्ट्रैटेजी थॉटफुल है तो ये काम कर जाएगी। बट अगर खाली इन्होंने एक ये सोचा, बस बिना सोचे ये किया, तो ये इट माइट फेल और इनको काफी लॉस हो सकता है। और जो गोकुल कह रहे थे मास में, बस ये सोचिएगा, लेट्स से मेरी शॉप बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अगर 1000 लोग आते हैं और मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो हर दिन का मैं 1000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर 10,000 आते हैं तो मैं हर दिन का 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो मास पे जितना ज्यादा बड़ा मास होता है, उतने ज्यादा लॉसेस भी आपके बढ़ जाएंगे व्हेन यू आर प्लेइंग फ्रॉम द कॉस्ट। बट वैल्यू से अगर आप खेल रहे हैं तो वैल्यू आपको हेल्प करेगी। येट इट्स अ वेरी पावरफुल वेपन, बट व्हेन टू यूज इट नीड्स टू बी थॉट आउट वाइजली, कि आप सोच समझ के इसका इस्तेमाल करें। गोकुल, आप कुछ कहना चाहते थे? त्रिलोक, आप हाथ नीचे कर लें। सर लो कॉस्ट के लिए बेटर मार्केटिंग की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि आई थिंक लो कॉस्ट के लिए तो बेटर मार्केटिंग चाहिए ही मेरे हिसाब से। क्योंकि करेक्ट, सर बिल्कुल सही मार्केटिंग बात। लो कॉस्ट, क्योंकि एक चीप वाला माइंडसेट हो जाता है, तो क्योंकि अभी जियो ने चाहे सस्ता किया था, पर शायद उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी। करेक्ट, ये उसकी भी मार्केटिंग भी बहुत, हाँ राइट। बट आप देखिएगा गोकुल, मतलब चाइनीज ने कभी मार्केट नहीं किया। और आप जब दुकान पे जाते हैं, आपका नहीं पता, बट मैं तो वही हूँ, सबसे पहले यही पूछता हूँ कि भाई इससे सस्ता क्या है और इससे महंगा क्या है। तो मैं हमेशा वो दोनों चीजें देखना पसंद करता हूँ। और कई बार जैसे राजेंद्र जी कह रहे थे कि सस्ती चीज में भी क्वालिटी भी वो उसके आसपास ही होती है, पर प्राइस काफी नीचे होता है, तो वो कॉस्ट कॉन्शियस इंडियन कंज्यूमर कोशिश करके कई बार सस्ती चीज की तरफ चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आई होप ये आपको समझ आ जाए कि वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत जरूरी होता है, कि आपका सामान क्यों बिकेगा मार्केट में। और क्वालिटी को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कॉस्ट पे अभी हमने सबने बात की कॉस्ट पे, तो क्वालिटी को सब के ऊपर बात नहीं हो पाती, क्योंकि क्वालिटी कांट बी डिफाइंड सो क्लियरली कि क्यों आपकी दुकान औरों से अलग है
on the basis of quality, but you can define it by making that experience so much better कि आप राजेंद्र जी की कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी है कि जब भी कोई कॉल करता है 3 घंटे के अंदर ये उसको रिप्लाई करते हैं, उसको सॉल्यूशंस देते हैं। सो दैट कांट बी मेट बाय अनदर पर्सन, और अगर ये उसको इम्प्रूव करते रहेंगे तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल रहेगा। ग्रेट। तीसरा स्टेज होता है आपका मार्केट एनालिसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से मार्केट में आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं निवेश ज्ञान चलाता हूँ और मैं इस वक्त यूएस में बैठा हूँ, पर मैं अभी यूएस में 6-7 महीने पहले आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूएस में आज अपना मार्केट बनाने लग गया, मुझे पैसा पता है यहाँ पे यूएस में ज़्यादा है, पर इस वक्त मुझे यूएस में कोई नहीं जानता, डेफिनिटली नॉट फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो मैंने आज भी अपना जो मार्केट एनालिसिस देखा है, वो इंडिया में ही देखा है। साइमल्टेनियसली सोशल सेक्टर से मेरा बहुत हेवी कनेक्ट था, क्योंकि मैंने 12 साल सोशल सेक्टर में, और आज भी मैं सोशल सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने जब सेगमेंट को देखा, मैंने ये भी जाना है कि वैसे तो फाइनेंशियल एडवाइजर हर जगह बहुत ज़्यादा पड़े हैं, बस सोशल सेक्टर में एक बहुत बड़ा गैप है कि हम लोग कई बार, क्योंकि समाज के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हैं, या जैसे आप पहाड़ों में हैं, वहाँ पे आप लोग काम में इतने ज़्यादा जुड़े हैं कि वहाँ पे एक गैप है। तो जिसकी वजह से मैं फ़ोकस, अभी जो मेरा फ़ोकस है वो इंडियन मार्केट पे है और इंडियन कंज़्यूमर पे है। तो अगर आप ये सोचेंगे, या तो अगर आप पैसे की वाइज़ देखेंगे तो यूएस इज़ गोइंग टू पे मी हायर एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे मैं मेरा मेरा एफर्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बट अभी रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि कोई भी मुझे नहीं जानता। सो दे माइट नॉट गिव मी अ कॉल कि आप हमारे लिए काम करें। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन योर मार्केट, कौन से मार्केट में आप करना चाहेंगे, और जितना एक एक वो होता है फ्रेमवर्क 5 व्हाइस का। तो किसी भी चीज़ को अगर के डेप्थ में जाना है, जैसे लेट्स से नवीन, आप कौन से मार्केट में काम करते हैं? सॉरी, नवीन? ओके, गोकुल, नवीन आप didn't कहाँ? understand your question, उन्होंने क्वेश्चन मार्क भेजा हुआ है। ओके, ओके नवीन, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आज आपसे आपका मार्केट डिफाइन करवाऊँ कि क्या आपका कंज्यूमर पूरे भारत में कहीं से भी आ सकता है? क्या आपका कंज्यूमर एक पर्टिकुलर सेगमेंट से आएगा? कहाँ से आपका मार्केट मार्केट क्या है आपका? या अब भी सवाल नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझाऊँगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रशांत आज ये कहे कि प्रशांत का कंज्यूमर कहीं से भी आ सकता है, तो वो गलत नहीं होगा, पर प्रशांत का फिर वो फ़ोकस नहीं है, राइट? अगर आज कल यूरोप से कोई मुझसे कहता है कि एक उनके लिए फाइनेंशियल सेशन लेना है, आई वुड डेफिनिटली मोर देन हैप्पी टू डू इट, बट वो मेरा मार्केट नहीं है। मैं वहाँ पे अपने रिसोर्सेज़ नहीं लगा सकता कि वहाँ की ऑर्गनाइज़ेशंस को रीच आउट नहीं कर सकता। तो मेरा मार्केट बहुत क्लियर है, इंडिया। इंडिया का भी सोशल सेक्टर सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा जान-पहचान है और रीच आउट है। तो ये मेरा मार्केट है। उसमें भी अगर आप सोचेंगे, वो ऑर्गनाइज़ेशन जो अभी अभी ग्रो कर रही है, उन ऑर्गनाइज़ेशन को मैं रीच आउट करता हूँ। तो आप देखिए मेरा मार्केट क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में से इंडिया मैंने बीट किया। इंडिया में से सोशल सेक्टर तो छोटा करा, और सोशल सेक्टर में से वो ऑर्गनाइज़ेशन जो अभी ग्रो कर रही है, क्योंकि अभी मैं भी अपना स्टार्टअप को खाली ग्रो करने वाली स्टेज पे हूँ। तो मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है कि मैं उतनी कैटर कर पाऊँगा। तो उस तरह से नवीन, अगर मैं आपका मार्केट समझूं तो आपका मार्केट क्या होगा? हाँ, नवीन, अब जैसे आप कह रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ? करेक्ट। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल सही है। कल आपको के पास अमेरिका से बिजनेस आएगा, आप मना नहीं करेंगे, बट आप एनर्जी कहाँ लगा सकते हैं? आप कल किसी को समझाएंगे और आप संभवी को कहेंगे यार पूरी दुनिया से कोई भी आ सकता है। तो संभवी कहेंगे कि आ सकता है, बट वो मार्केट नहीं होता। मार्केट वो होता है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी फोकस कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप टारगेट सेट करोगे कि इस साल मेरे पास यहाँ से इतने कंज्यूमर आने चाहिए जिससे मेरा इतना रेवेन्यू आएगा। वो आप वर्ल्ड लेवल पे टारगेट को मैप नहीं कर सकते। नाउ लोकल मार्केट में क्या आपके पास कोई भी आ सकता है, या उसमें भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट है?
गाइस थोड़ा सा ये मुश्किल एक्सरसाइज रहती है और सुनने में राइट वेडिंग वीडियोग्राफर, तो अब आपके पास वेडिंग आ गए। अब इससे क्या होगा, जब आपका मार्केटिंग एफर्ट भी होगा तो आपको पता है वेडिंग वीडियोग्राफर्स को रीच आउट करना है। तो अब आप वो जगहों पे देखोगे जहाँ ये वेडिंग वीडियोग्राफर्स जाते हैं। अब आप वो जगहों पे देखोगे जहाँ पे इस पे मार्केटिंग करने से फायदा है। बट अगर हम अपना मार्केट सेगमेंट राइट, त्रिलोक जी इंडिया ये बहुत बड़ा बोल दिया आपने। अब ये सोचने की ज़रूरत है क्या आप एंड त्रिलोक जी मैं बस गेस कर रहा हूँ कि आप एक शॉप चला रहे हैं अभी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर क्या उस शॉप पे पूरे भारत से अभी ऑर्डर करने का क की सर्विस आपने प्रोवाइड की है? मैं गुड़गाँव में बैठा हूँ, क्या मैं आपकी दुकान से ऑर्डर कर सकता हूँ? नहीं। तो आपका मार्केट कैसे हुआ? क्या आप बस ये सोचिए, अब क्या उत्तराखंड से देहरादून में बैठ के मैं आपकी दुकान से ऑर्डर कर सकता हूँ? हाँ या ना त्रिलोक जी जल्दी से? अच्छा, ठीक है, सॉरी। अ, ग्रेट। नाउ साथ में आपको ना ये भी समझना है कि इससे मार्केट शेयर क्या है। अगर त्रिलोक जी कहते हैं कि मैं उत्तराखंड के एक एक जिले के अंदर अपना मार्केट चलाता हूँ, तो त्रिलोक जी को ये भी समझना होगा कि ये मार्केट का साइज़ क्या है। अगर वहाँ पे 1000 फैमिलीज़ रहती हैं और 1000 फैमिलीज़ का पूरे सालाना का खर्चा 40,000 के करीब है, जिसमें से ₹5,000 वो खाने और उस पे करते हैं। तो 1000 इंटू 5,000 समवेयर अराउंड अ, 1000 इंटू 5,000 कितना हो जाएगा? तो 50 लाख के करीब वो टोटल पूरा इनका जो जिला है, वो 50 लाख के करीब का खर्चा करेगा अपने खाने-पीने में। अब 50 लाख यहाँ पे दुकानें हैं 100। तो 50,000 त्रिलोक जी के हाथ में आ सकता है अगर वो करेंगे। अब 50,000 अगर त्रिलोक जी के हाथ में आ रहा है और 50,000 में 30,000 की इनकी इनकी कॉस्ट आ रही है, तो इनका जो प्रॉफ़िट हर साल हो सकता है वो 2-20,000 ही हो सकता है। तो अंटिल अब अगर इन्होंने ये एनालिसिस कर ली कि इनके शहर में इनका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रॉफ़िट है वो 20,000 होगा। अब आइदर ये और दुकानों से अच्छा करें कि उन 100 दुकानों से अच्छा करें जिससे जब सबका 50,000 होता है तो इनका 70,000 हो तो इनका प्रॉफ़िट मार्जिन बढ़ जाएगा। या इनको ये कोशिश करनी पड़ेगी अभी 1000 वाले एरिया से इनको 2000 वाले एरिया में जाना है। इनको होम डिलीवरी की प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी या किसी चीज़ की करनी पड़ेगी, जिससे इनको ये पता लगेगा कि मेरा प्रॉफ़िट और किस तरह से बढ़ सकता है। डज़ दैट मेक सेंस? नवीन जी गोकुल आप लोगों को या ठीक है। तो इसलिए मार्केट शेयर को डिफाइन करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि उसी से आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझ आएगी और त्रिलोक को समझ आएगा कि यार मैं तो 2,40,000 से ज़्यादा कमा ही नहीं सकता यहाँ पे। तो या और मैंने एस्टिमेट लगा रखा है कि मैं 5 लाख पे जाऊँगा, पर यहाँ के तो लोग एक्चुअली कम हो रहे हैं पहाड़ों में, लोग बढ़ नहीं रहे हैं। तो इस साल 1000 हैं, अगले साल की एस्टिमेट सरकार कह रही है कि यहाँ से 20 लोगों का पलायन हो जाएगा तो 980 बचेंगे। 980 इनकम भी कम हो रही है, पैसे भी कम हो रहे हैं। तो मैं अगर 2,40,000 मेरी अब इस साल की पूरी प्रॉफ़िट हो सकता है, अगले साल मुझे 5 पे जाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ करके मार्केट शेयर बढ़ाना है या तो और बिज़नेसेस से ज़्यादा अच्छा करना है। ग्रेट। उसके बाद आती है मैनेजमेंट टीम। इसमें प्लीज़ अभी आप लोग बहुत छोटे बिज़नेस कर रहे हैं, तो कई बार हम लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली को सिलेक्ट कर लेते हैं, बट एक टीम सोची-समझी टीम की बहुत अच्छी आवश्यकता होती है, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि किन लोगों को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं अपने साथ काम करने के लिए। तो अगर ये नहीं सोचेंगे, तो काफ़ी हद तक हमें सही टीम का अंदाज़ा नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। क्या चीज़ चाहिए? स्किल्स गैप। तो अब आप वीडियोग्राफ़ी करते हैं,
तो ये ज़रूर सोचिए कि कौन-सी स्किल्स आपको बनानी है, जिनको आपको चाहिए। अ, क्यों आपको चाहिए? कई बार हम खाली लोग लेने के लिए लोग ले लेते हैं कि अच्छा टीम बढ़ रही है, बट उसकी बहुत ज़्यादा क्लियर और स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि हर महीने आपको फिर वो कॉस्ट उस इंसान की देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये हमेशा सोचिएगा कि ये क्यों हमें लेना है। अ, मार्केटिंग प्लान ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके मार्केटिंग के एफर्ट्स क्या होने वाले हैं, रियलिस्टिक और मेज़रेबल टारगेट्स कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा। मैं इस पे काफ़ी बात कर ली है, बट 1 मिनट आप देखिए, अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। 5 मिनट रुकेंगे। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका अभी तक कोई सवाल और कैसा अभी तक समझ आ रहा है कि क्यों बिज़नेस प्लान ज़रूरी है? येस और नो में बताइए। और नहीं आ रहा है तो भी नो लिख दीजिएगा, दैट्स आल्सो फाइन। इट्स नॉट कि आपको येस ही लिखना है। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो भी लिख दीजिएगा, और अगर आ रहा है तो भी येस लिखिएगा। और कुछ और आपको लगता है कि अ, अब आप लोगों को अपने बिज़नेस का दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ आपको लगता है कि प्रशांत इस पे बात करें क्या, मेरे वाले पे काम करें? अ, राइट, थैंक यू। अगर आपको समझ आ रहा है, बट कोई बिज़नेस प्लान, मतलब आई एम हैप्पी टू पिक वन केस। आशीष का हो सकता है, अशोक का हो सकता है। आशीष, अशोक, आपके बिज़नेसेस क्या हैं? मुकुल, आपका क्या है? सर मेरा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, हनी प्रोडक्ट्स का है। अरे क्या बात है! ऑर्गेनिक हनी है? ये सर ऑर्गेनिक हनी, नॉन शुगर फेड रहते हैं, जो हमारे बीज रहते हैं नॉन शुगर फेड रहते हैं। वेरी नाइस। और आशीष, कैसा चल रहा है बिज़नेस? सर ठीक चल रहा है। मेरा मेन क्या कहते हैं मार्केटिंग वाला ही स्लो था, बाकी क्या कहते हैं अभी लास्ट जो क्या कहते हैं था कि बाकी सब चीजें हो गया है, मार्केटिंग वाला ही काम सबसे ज्यादा स्लो रह रहा है मेरा, बाकी तो ठीक हो रहा है। इनफैक्ट अभी क्या कहते हैं गौरव अग्रवाल हैं जो हमारे साथ के, वो कंसिस्टेंटली लास्ट मंथ से मुझसे कुछ खरीदने में हैं। करेक्ट। देखो आशीष, मार्केटिंग जी एक चीज़ है और इन्वेस्टर्स एक एक चीज़ है, क्योंकि मार्केटिंग जब आती है वो अपने साथ स्टार्टिंग में लॉस लेके आती है। जी तो और मैंने जो बताया, इन्वेस्टर के नाम से कोई भी ना बिजनेस प्लान में ना, हुआ क्या है, ओवर द इयर्स एजुकेशन हैज मेड लॉट ऑफ थिंग्स लुक्स कॉम्प्लिकेटेड। फाइनेंस को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो इन्वेस्टर का मतलब कभी ये नहीं होता वो वेंचर कैपिटलिस्ट जो पेटीएम को पैसा दे रहा है, वो नहीं है। आपका फैमिली और फ्रेंड भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आशीष को अब जब लेट्स से मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो आशीष के लिए खर्चा होगा, और खर्चे के लिए पैसा चाहिए। तो आशीष का एक बिजनेस है हनी का, तो हो सकता है आशीष को अभी पैसे की, तो आशीष ये मत सोचेगा कि सीधा ऊपर तक ही जाना है। आप फैमिली फ्रेंड्स को भी अप्रोच कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि दोनों चीजों को सोचिएगा, मार्केटिंग प्लान अलोंग विद कि आपका इन्वेस्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, जिससे वो पैसा आ पाए स्टार्टिंग में, जिससे आप वो मार्केटिंग कर पाए। जी ग्रेट। हाँ, तो ये सोचिएगा, क्योंकि कई बार हम इन्वेस्टर्स को भूल जाते हैं और वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं इन एनी बिज़नेस प्लान। अशोक, आपका क्या बिज़नेस है? मुकुल, या आप बताएँ? सर मेरे टूरिज्म से रिलेटेड है, ट्रैवल एजेंसी का सर। क्या बात है! और अशोक, आप लोग कुछ मार्केटिंग करते हैं? यस सर, थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस एंड इससे ही मार्केटिंग चल रही है सर। अभी कोई एड्स वगैरह नहीं चला रहे हैं मतलब। करेक्ट। और गाइस, ये बहुत इन्होंने, अशोक जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। अ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो भी काम करते हैं, आज फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। आशीष, मेरे पास ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है, पर अगर यू यू वुड नेवर नो कि कितने यंगस्टर्स जैसे मेरे जैसे हैं, उनको हनी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। हमें यही नहीं पता कि आज क्यों डाबर हनी हमें नहीं लेना चाहिए। चाहे 1000 बार बहुत वीडियोज़ पड़ी हैं, पर आप भी एक अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू नेवर नो, क्योंकि आज आपने वीडियो डाली, हो सकता है 5 साल के बाद कोई देखे और वो आपको रीच आउट करे, राइट? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम इज़ अ फ्री मार्केटिंग जो हर कोई कर सकता है। त्रिलोक जी, आप अपनी दुकान के बारे में छोटा-बहुत कर सकते हो। जैसे अभी आपने कहा, देहरादून का कोई आदमी आपसे
ऑर्डर नहीं कर सकता, हो सकता है उसको लगे ये त्रिलोक जी ने बड़ी लोकल सी कोई चीज़ रखी हुई है, इसके बारे में मुझे जानना है, और वो आपसे इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट करे। यू वोंट बिलीव, मैं निवेशन चलाता हूँ, कितने लोग मेरी वीडियोस देख के जो यूट्यूब पे हैं, उनको देख के दे रीच आउट टू मी कि प्रशांत आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ आप पैसों का इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे रीच आउट टू मी। और आज अगर किसी को मुझे समझाना होता है कि मैं कैसे लोगों को समझाता हूँ, कौन से सेशंस करता हूँ, तो कई लोग मेरे निवेश ज्ञान को देख लेते हैं, तो मुझे पिच भी नहीं करना पड़ता और उन लोगों को मेरा आइडिया पता लग जाता है कि किस तरह से मैं चीज़ों को समझाऊँगा। सो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि मेन बिज़नेस शुड रिमेन मेन बिज़नेस। ये ना हो कि आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे 4-4 घंटे लगा रहे हैं और अपने बिज़नेस को ही कहीं भूल गए। ग्रेट। और त्रिलोक जी वही, ये भी एक एवरीथिंग इज़ रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज। तो यूट्यूब चैनल भी अगर आपका है, तो उसमें भी सोचते रहना पड़ेगा कि कैसे उसको अच्छा करते रहें। क्या और नई चीज़ें दिखाएँ लोगों को, तो वो भी एक अच्छा सोर्स बन सकता है। और ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब से पैसे कमाने का सोर्स मत सोचिएगा, अपने बिज़नेस को बढ़ाने का सोचिएगा, राइट? तो इट्स लाइक दुकान के और दरवाज़े खोल रहे हैं आप, जिससे और लोग आ सकते हैं। एक दरवाज़ा है इंस्टाग्राम का, एक दरवाज़ा है फेसबुक का और एक दरवाज़ा है आपका यूट्यूब का। ठीक। कूल। अशोक जी बहुत अच्छा है, ट्रैवल एजेंसी आप चला रहे हैं, पर ट्रैवल इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बिज़नेस आल्सो, क्योंकि आज के टाइम में मैं जानता हूँ इतने सारे लोग ट्रैवल एजेंसी, तो कॉम्पिटिशन आपके सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। र मैं सही कह रहा हूँ अशोक, यस सर। है ना? तो प्लीज़ इसके बारे में सोचिएगा, कॉम्पिटिशन स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? अ, और अशोक, अगर मैं खाली एक चीज़ पूछूँ, आपका वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या है? कि क्यों मैं, अगर संभवी भी एक ट्रैवल एजेंसी चला रही है, मैं उनकी एजेंसी पे ना जाके आपके पास क्यों आऊँ? एक्चुअली में सर अभी उत्तराखंड में जो टूरिज्म है वो कोविड के बाद काफी ज्यादा बढ़ा है और काफी रश हो गया है। जो मतलब कि मेन मेन डेस्टिनेशंस है, मीन्स की जैसे नैनीताल है या मुक्तेश्वर है, हमारे आसपास की जो जगह देखते हैं, तो काफी ज्यादा रश हो गया है। और मेरा जो मीन है कि मैंने ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं अपने आसपास जो कि अभी तक हिडन है और जहाँ टूरिस्ट अभी तक नहीं पहुंचा। तो मेरा मेन ये है कि लोगों को ऐसी जगह एक्सप्लोर कराई जाए जो लोग शांति चाहते हैं, जो लोग जिस टाइप का जो एक्सपेक्टेशंस उनको अपनी ट्रिप से होती हैं वो पूरी करने की एक वो है सर। और दूसरी जो हिडन जो डेस्टिनेशंस है उनको एक्सप्लोर कराने की है, जिससे लोग रस और हेक्टिक जगहों से बचें। ग्रेट। अच्छा, अब हल्के से अशोक की पिच को ही एनालाइज़ करते हैं। कोई मुझे बताएगा इनकी वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या है? अशोक के सिवा कोई इनकी मुझे बताएगा? क्यों इनका तो बिज़नेस इनका अलग है वैल्यू औरों से? हाँ, आशीष। मेन स्ट्रीम लोकेशंस के बजाय जो क्या कहते हैं अदर, मतलब ऐसी जगह है जो कि अभी भी अनअफेक्टेड है और ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब जो कि कहते हैं नॉन मेन स्ट्रीम जगह है बट दे स्टिल होल्ड सम वैल्यू। क्या कहते हैं, उनकी कुछ वैल्यू ऐसी है जो कि कहते हैं अभी तक रियलाइज ही नहीं हुई है, वहां आपको विजिट कराया जाएगा अशोक के साथ ट्रैवल करते हुए। करेक्ट। कोई और मुझे बताएगा? ओके। सो आशीष ने बहुत अच्छी तरह बताया, पर अशोक आपने एक चीज़ नोटिस की, आशीष ने आपकी वैल्यू प्रोपोज़िशन में आपकी पहली जो 2 लाइन्स थी वो बिल्कुल नहीं बोली। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक बढ़ गया और लोग बहुत ज़्यादा उत्तराखंड को देखने आने लग गए। तो पॉइंट बीइंग, कई बार हम वैल्यू प्रोपोज़िशन को कहीं खो देते हैं जो लास्ट में आ रहा था। आशीष ने जहाँ से स्टार्ट की, एक्चुअली आपकी वैल्यू प्रोपोज़िशन वो है, और साथ में आपकी वैल्यू प्रोपोज़िशन ये भी है कि आप एक लोकल हैं उत्तराखंड के उसी एरिया के, जो हो सकता है कोई और ट्रैवल एजेंट ना हो। वो यूट्यूब से सर्च करके और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। दैट्स व्हाई गाइस, अ, इस सेशन के बाद आप सबको बैठना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि हम जो कहते हैं, अशोक ने जो कहा वो, उसमें आप देखेंगे पहली 2 लाइन में कोई पर्पस नहीं था। अशोक प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़, बट जस्ट हेल्पिंग यू कि कोविड के बाद ट्रैफिक बढ़ गया तो बढ़ गया। क्या आपका बिज़नेस केवल कोविड के बाद का है या पूरी ज़िंदगी आप इसको करना चाहेंगे? राइट? गॉट इट, सो गॉट इट। राइट? तो ये इसलिए ना थोड़ा बैठना पड़ेगा, और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन
या कई बार हफ्ते लग जाते हैं। जैसे आई डोंट नो, इस जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी मतलब अपने प्लान्स के साथ भी करता हूँ। तो हर 3 महीने में, क्वार्टर में आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि कुछ चेंज हो गया है क्या? हो सकता है अशोक ने जो अभी सोचा है कि दीज़ आर द प्लेसेस जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, वो एक्चुअली एक्सप्लोर्ड हो गई हैं। तो अशोक का हर वक़्त 50% टाइम या 30% टाइम ये भी जाएगा नई जगहों को खोजने का, क्योंकि इनका बिज़नेस वैल्यू प्रोपोज़िशन ये है। और कल अगर ये गोकुल को ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे तो पहले ही 100 टूरिस्ट होंगे, तो गोकुल इनकी वैल्यू प्रोपोज़िशन से एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पाएँगे, राइट? सो सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट, लेट्स गो अहेड देन। राइट। नाउ उसी तरह फाइनेंशियल प्लान होता है। फाइनेंशियल प्लान आपका हर बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि क्या आपका आपका फाइनेंस का कहाँ से आने वाला है और वो फाइनेंस किधर लगने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कई बार हम क्या गलती करते हैं कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट का सोर्स जो होता है उसको लॉन्ग टर्म में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया कुछ 1-2 साल के लिए और इन्होंने उस पैसे को दुकान में लगा दिया। अब दुकान रिटर्न्स लंबे अरसे पे देती है, पर पैसा इन्होंने जो लोन लिया था वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, या इन्होंने बैंक से उधार लिया 2 साल का, बट इन्वेस्ट कर दिया रियल एस्टेट में या किसी चीज़ के बड़े एक्सपेंशन में। तो एक फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जो छोटे अरसे का पैसा है उसको लॉन्ग टर्म में मत लगाओ, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म में लगाया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सोर्सेज़ लिखे हुए हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस हैं कि आपने खर्चा किया और साथ बट आपने उस दुकानदार को पैसे नहीं दिए। तो अगर वो है, तो ये स्पॉन्टेनियस सोर्सेज़ है कि आपने सामान ले लिया पर आपके विश्वास की वज़ह से उसने आपसे अभी उसके पैसे नहीं लिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं कि जो आप रॉ मटेरियल जिनसे लेते हैं, उन्होंने उन्होंने अभी आपको सामान दे दिया पर अभी उन्होंने आपसे पैसे नहीं लिए, उसके थोड़े टाइम बाद दिया। नाउ लेट्स से कि मैंने ₹100 का सामान लिया और कुल ₹50 दिए, पर वो जो ₹50 मुझे उसको बाद में देने हैं, 3 महीने में देने हैं, मैंने वो ₹50 अपनी मार्केटिंग कॉस्ट में लगा दिए। अब मार्केटिंग का रिज़ल्ट 1 साल बाद आना है, पर उसको पैसे चाहिए 3 महीने बाद। और कई बार हम बहुत सारे बिज़नेसेस ये गलतियाँ करते हैं कि क्योंकि शॉर्ट टर्म का लोन या कोई आपको 3 महीने के लिए माफ़ आराम से कर देता है, बट वो पैसा हम उठा के लगा देते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। ये बात मेरी समझ आई? क्यों मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म का पैसा हमें लॉन्ग टर्म में नहीं लगाना चाहिए? नहीं आई तो मैं दोबारा समझा दूँगा। बट प्लीज़ रिमेंबर, ये गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं कि लोगों ने अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया कि मैं तुम्हें बस 3 महीने में वापस कर दूँगा, मेरा बिज़नेस चलने ही वाला है। पर उन्होंने ये नहीं सोचा, अगर दुकान में वो पैसा लगाया है, तो वो दुकान का पैसा तो अभी अगले 2 या 3 साल के बाद रिज़ल्ट्स देगा, वो एकदम से नहीं देगा। और मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म का अगर आपने लोन लिया है, वो आप शॉर्ट टर्म में लगा सकते हो। ये बात समझ आई या इसको और समझानी है? समझ आ गई? ग्रेट। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का पैसा है, लेट्स से मुझे 5 साल का बैंक ने लोन दे दिया, और याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म का लोन लेना बहुत आसान होता है इन कंपैरिज़न टू लॉन्ग टर्म। तो जब भी आप किसी से लोन लेने जाएँ, तो हमेशा कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म का लें, कि मैं 3 साल में वापस करूँगा, क्योंकि जब आप स्टार्टअप कर रहे होते हैं, तो रिज़ल्ट्स रिज़ल्ट्स आर नॉट सो क्लियर कि वो इतनी जल्दी आ जाएँगे। तो जिसकी वज़ह से कोशिश यही करनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म का लोन ले पाएँ, ना कि शॉर्ट टर्म का लोन। और दूसरा, रेट अगर कम मिल जाए तो बहुत अच्छे। शॉर्ट टर्म में हमेशा रेट कम होते हैं, जिसकी वज़ह से वी समटाइम्स गेट्स एक्साइटेड कि शॉर्ट टर्म का लोन ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म में लोन के रेट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हमें लगता है यार इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो जिसकी वज़ह से कई बार हम शॉर्ट टर्म के ऊपर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बट जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं, थोड़ा-सा इंटरेस्ट ज़्यादा देना वुड बी बेटर, ना कि आपने 2-3 महीने का लोन लिया बट आपका जो रिटर्न्स आने वाले हैं वो आपके काफ़ी लेट आएँगे। तो ये एक बहुत फाइन बैलेंस होता है जो आपको मेंटेन करना होता है कि मैंने जो पैसा लिया वो कितने अरसे का है, वो शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का,
अगर शॉर्ट टर्म का है तो मैं शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट्स में ही लगाऊं, ना कि लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट में। और अगर वो लॉन्ग टर्म का है, कोशिश करें कि वो लॉन्ग टर्म में ही लगे। पर अगर आप वो शॉर्ट टर्म में भी लगा लेंगे तब भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा पैसा यूसेज उसका सही नहीं है, बट आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर शॉर्ट टर्म का पैसा आपने लॉन्ग टर्म में लगा दिया तो आपको काफी दिक्कत आ सकती है। ये वाले पॉइंट पे मैं बस एक बार लास्ट में पूछूंगा कि ये पक्का सही से समझ आया? खाली नवीन ने किया अभी। ओके, ठीक है, कूल। उसके बाद फाइनेंशियल प्लान होता है जो आपका ये बताता है की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से मुझे बताइए, आपको ये समझ आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होती है, बिजनेस रेशियोज क्या होती है? यस और नो? कूल। तो थोड़ी सी पे बात करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। तो कई बार जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये हम लोगों को हर महीने का भी बनाना चाहिए। जैसे अगर आपका बिजनेस आज बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है और बहुत ज्यादा वेरी करता है, और जो बिजनेस अभी 1 या 2 साल पहले ही स्टार्ट हुए, उनको हमेशा कहा जाता है कि वो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट भी बनाए। बिकॉज जब बिज़नेस बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनके पास बिज़नेस का इतना ज़्यादा पैसा अकाउंट में पड़ा होता है कि अगर 2-3 महीने में कोई दिक्कत आए तो भी वो चला सकते हैं। पर जैसे हम लोग जो छोटा बिज़नेस कर रहे हैं, अगर 3 महीने की दिक्कत आ जाए तो हो सकता है कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, जिसकी वज़ह से इट्स ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप हर महीने के प्रोजेक्शंस करें कि मई में मेरे पास इतना पैसा आएगा, इतना इसमें से प्रॉफिट बचेगा और इतना मेरे पास फाइनली ये मेरा प्रॉफिट होगा, ये लॉस। और ये जो स्टेटमेंट होगी ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाएगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है वो हमेशा आपका उस पॉइंट पे बनती है। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं 12 मई को एक स्टेटमेंट बनाऊंगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगी। जो साल के अंत में या क्वार्टर के अंत में बनती है वो बैलेंस शीट होती है। तो सिंपल है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कितना बचा या कितना अभी मेरे पास बाकी है। तो अगर क्वार्टर के एंड पे बनाई गई रिपोर्ट या साल के अंत में, उसका टाइम पीरियड तय होता है कि साल के अंत में, क्वार्टर का मतलब होता है 3 हफ्ते, अब 3 महीने। तो अगर उस टाइम पे बनाई गई कोई स्टेटमेंट उसको कहा जाता है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी दिन बनाई जा सकती है और कहा जा सकता है 12 मई में सूरज का प्रॉफिट इतना था और लॉस इतना था। पर बैलेंस शीट हमेशा एक डिसाइडेड टाइम पीरियड पे बनाई जाती है। कुल दूसरा एक बजट बनाया जाता है कि अच्छा, तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट आप हर महीने का फोरकास्ट कर रहे हो। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो आप फोरकास्ट कर रहे हो कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में मेरे पास इतना पैसा आएगा। बजट एक 1 तारीख को आप कोशिश करते हो कि इस तारीख पे मैंने एक बजट बनाया कि अगले 6 महीने में इतनी ज़्यादा लागत आएगी, इतनी मार्केटिंग कॉस्ट आएगी और इस हिसाब से मेरा बिज़नेस आगे चलने वाला है। कोई चीज़ ना समझ आए प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, उस पे हम दोबारा बात कर सकते हैं। फिर एक होता है स्ट्रैटेजिक फोरकास्ट। जैसे स्ट्रैटेजिक फोरकास्ट में होगा आपका कहाँ-कहाँ मुझे चीज़ें करनी है। जो मार्केटिंग कॉस्ट होगी वो आपकी एक स्ट्रैटेजिक फोरकास्ट पे हो पाएगी कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो दूसरा, मुझे कौन-सी टेरिटरीज़ में जाना है, मुझे कितने लोगों को हायर करना है, मुझे अपना जो बिज़नेस बनाना है वो वैल्यू पे बनाना है या कॉस्ट पे बनाना है, ये सारे आपके स्ट्रैटेजिक डिसीज़न हैं। और दूसरा फोरकास्ट होता है कॉस्ट बेसिस पे कि अगर मुझे कॉस्ट को देखना है तो अगले 12 महीने की कॉस्ट किस तरह से मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, वो उस तरह से आपका कैश फोरकास्ट होगा। तो एक है स्ट्रैटेजिक, एक कैश फोरकास्ट। अ, ये चीज़ समझ आई? अच्छा, लिटिल बिट तो मुझे बता देना कहाँ पे मुझे आपको और समझाना है, मैं आई वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन दिस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स से अभी राजेंद्र जी ने मुझे कहा था वो आईटी एजेंसी चलाते हैं और उसके अंदर 3 लोग हैं। अ, क्या स्ट्रक्चर है, कौन सीईओ है, कौन किसका क्या रोल है,
कई बार जब हम एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये चीज़ डिफाइन करना भूल जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि एक कंपनी भी एक इंसान की तरह होती है। तो अगर आज राजेंद्र जी शुरू कर रहे हैं, लेट्स से ये कंपनी 100% है, तो राजेंद्र जी को हमेशा ये स्टार्टिंग से ही सोच लेना चाहिए और एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए हमेशा। यहाँ तो बाद में बहुत दिक्कत होती है कि इस कंपनी के ये 3 हिस्सेदार हैं। इन 3 हिस्सेदार में हर एक हिस्सेदार का क्या शेयर है और कौन क्या रोल कर रहा है। तो पहली चीज़ है रोल। इससे क्या होगा कि इनकी कंपनी में कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएँगी कि ये नहीं होगा कि राजेंद्र जी को कल इन्वेस्टर के पास जाना है तो ये पता होगा राजेंद्र जी को कि कौन उस चीज़ को करने वाला है। तो ये नहीं होगा अरे! ये तो तेरा काम था, ये मेरा काम था। और दूसरा, हर एक इंसान का कितना शेयर है। मैं मानता हूँ कि जब हम छोटा कर रहे होते हैं तो ये चीज़ की कोई कई बार आवश्यकता नहीं लगती, बट इससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बिज़नेसेस में होती हैं। तो एक बस और अगर आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग है तो इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भई ये बिज़नेस राजेंद्र जी ने शुरू किया था इसलिए इनके पास इतना परसेंट रहेगा, औरों के पास इतना। बट अगर ये दिक्कत है तो ये एक दिक्कत आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वज़ह से ऑर्गनाइज़ेशन स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ये पॉइंट समझ आया? और कितने लोग ये करते हैं? येस और नो? कोई करता है ये? थोड़े से हाँ, तो राइट। तो नवीन ये ना किया नहीं जाता, बट खाली एक सिंपल मतलब क्योंकि हम अभी छोटा बिज़नेस करते हैं, हम सोचते हैं अरे बातचीत में चल जाएगी। पर आगे जाके अगर बिज़नेस अच्छा हो गया और हम लोग क्यों ऐसा सोचें कि बिज़नेस आगे बढ़ेगा नहीं? ऐसे ही सोचो ना कि बिज़नेस बढ़ेगा ही और बहुत बड़ा बिज़नेस होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल त्रिलोक जी का बिज़नेस पूरे उत्तराखंड में दुकानें खोलेंगे ये। अब त्रिलोक जी पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर दुकानें खोलेंगे, तो उस वक़्त ये बहुत बड़ी दिक्कत बनेगी और फिर अगर ये डिफाइन नहीं है कि किसका क्या रोल है, तो हर कोई कहेगा अरे ये तो मेरा काम था, मैं करने जा रहा था, आपने क्यों किया? तो ये त्रिलोक जी को अगर अभी भी इनके पास घर के कुछ और लोग भी इनके साथ काम में लगे हुए हैं, तो ये अगर थोड़ा-सा डिफाइन करेंगे तो आगे जाके ये दिक्कत नहीं आएगा। और जब आप इन्वेस्टर पे जाओगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने हर चीज़ के बारे में थोड़ा-सा सोचा हुआ है और उसके बाद आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज मेरे पास आपके लिए यही बात करने का था कि कैसे आपका बिज़नेस प्लान बनाना चाहिए और अ, बिज़नेस प्लान में क्रिटिकल है एक सक्सेस के लिए और एक डिफरेंट बिज़नेस में डिफरेंट टाइप्स के बिज़नेस प्लान बनाए जाने चाहिए। ये नहीं है कि सूरज बस ये सोचे कि बस ये एक तरीके का जो बताया वो ही बनाया। हमने 3 बिज़नेस प्लान की बात की, एक है वर्किंग प्लान, एक है प्रेज़ेंटेशन प्लान और एक आपका बिज़नेस प्लान होता है मिनी प्लान। अ, हर बिज़नेस प्लान में कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं और वो समझाने चाहिए कि मार्केटिंग प्लान क्या होने वाला है, फाइनेंशियल प्लान क्या होने वाला है, मार्केटिंग एनालिसिस क्या होने वाली है और एग्जीक्यूटिव समरी क्या होगी। तो ये अगर आपकी क्लियरली डिफाइंड है, तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ लॉट मोर अबाउट योर बिज़नेस प्लान और आपको एक अच्छे रास्ते पे डालेगा अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए। लास्ट टाइम भी आपने किया था व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज़ स्कैन कर लीजिए या तो मैं अभी एक लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। इट विल रियली हेल्प मी टू नो कि आज आपको सेशन कैसा लगा और अब वी विल ओपन अगर आपके पास कोई सवाल है। किसी के कोई सवाल? गाइस कोई चीज जो पहले सेशन से भी ना समझ में आई हो वो भी आप पूछ सकते हैं और अगर इस सेशन में भी कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज शेयर। ग्रेट। और अगर आप 1 टू 10 ओके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट गोकुल थोड़ा-सा और बताएँ। एक तो मुझे म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करनी है कि म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से क्या मतलब है आपका गोकुल? क्या आप भी म्यूचुअल फंड के ऊपर ही बात कर रहे हैं? ओके, सर जैसे हमें पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कैसे
क्या करने, कितना करना है, हमें कितना सेफ है, कितना सिक्योर है इन चीजों का। तो ठीक ठीक है, अ, सही बात है। ठीक है, तो सब लोगों को म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। मुकुल, आपको थोड़ा-सा म्यूट से हट के मुझे बताना पड़ेगा इसका क्या मतलब है, आप क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि 2 तरह के हो सकते हैं, एक बिज़नेस के लॉसेस हो सकते हैं और एक है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके लॉसेस, कौन से वाले पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं? मुकुल, टाइप करना चाहें तो टाइप कर लें, बट अगर आप मुझे बताएँगे इन्वेस्टमेंट के लॉसेस, ओके, ठीक है। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आप सब इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा बहुत और अ, आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ बनाया हुआ नहीं है, व्हाट आई वुड डू इज़ आई विल शेयर विद यू माय स्क्रीन। तो आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है? ग्रेट, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा रिटर्न देगा, वो सबसे ऊपर आ जाएगा और ठीक है, तो सबसे पहले है स्टॉक मार्केट, ठीक है? लास्ट टाइम मैंने समझाया था स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो भारत की सारी जो कंपनीज़ हैं, वो वो सारी लेट्स से बजाज हुई, रिलायंस हुआ, आपका कोई भी कंपनी आप कह दीजिए, एशियन पेंट्स हुआ, कोई आपकी फ़ेवरेट आशीष कंपनी, किसी और की सूरज की कोई कंपनी फ़ेवरेट? रिलायंस। हाँ, ठीक है, रिलायंस, ठीक है। तो ये सारी कंपनी आपको आई एम होपिंग वो वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, राइट? ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आता है कि ये भी हो सकता है कि 1 महीने में आपका पैसा डबल हो जाए, राइट? तो वो जो अ, स्कीम्स मूवी में दिखाते हैं कि पैसा डबल 20 दिन के अंदर, तो स्टॉक मार्केट में एक्चुअली वो होता है, पर ये भी हो सकता है कि आपका पैसा ज़ीरो हो जाए। जो हमने लास्ट टाइम देखा था, कई बार तो ये सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी देता है, तो रिस्क भी इसमें सबसे ज़्यादा है। तो जिस आदमी को आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो आपके पास सारी जो कंपनी है, पर ये याद रखिए स्टॉक मार्केट ना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि आप जब बैंक में भी पैसा डालते हैं या म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालते हैं, आखिर में वो पैसा जाता है स्टॉक मार्केट में ही है। तो किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो होती स्टॉक मार्केट के तरह ही है, पर क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा बड़े-बड़े बैंक्स भी लगे हुए हैं, कई बार आपको वो समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, और तब तक वो लोग वो कर चुके होंगे। तो नॉलेज जिसको है, वो यहाँ से पैसे कमा सकता है, बट जो नॉलेज नहीं है, वो इंसान को स्टॉक मार्केट में नहीं घुसना चाहिए, और दोस्तों की एडवाइस पे तो बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए, बिकॉज़ यू नेवर नो उसको भी किसने ये एडवाइस दी कि ये वाला स्टॉक अच्छा करने वाला है या ये स्टॉक खराब करने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? ये आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और म्यूचुअल फंड्स बहुत तरीके के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड होते हैं डेट फंड्स, स्टॉक फंड्स, ठीक है? फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड्स, ठीक है? इसके रिटर्न्स भी रिस्की होते हैं, तो रिटर्न्स बहुत हाई भी हो सकते हैं, और ये भी आपका रिटर्न 0% पे ला सकता है। जो इसमें डिफरेंट होता है, लेट्स से एक म्यूचुअल फंड एचडीएफसी चला रहा है, तो आपको अब ये सोचना नहीं है कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, क्या अच्छा है। आपको ये सोचना है कि आप एचडीएफसी पे ट्रस्ट करते हो या नहीं करते। अगर आपको लगता है कि एचडीएफसी एक बैंक एक अच्छे आदमी को रखेगा, क्योंकि ये मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे 10,000 करोड़। तो अगर ये 10,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, तो इन्होंने एक आदमी को, अगर इन्होंने उसको 20 लाख रुपए की सैलरी भी दी, या करोड़ों में सैलरी होती है उन लोगों की,
तो वो आदमी अपना पूरा दिन खाली स्टॉक को समझने में, पढ़ने में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये अच्छा करेगा। आप इसके अंदर 500 रुपए से लेके जितना चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो हमने लास्ट टाइम भी श्रद्धा वो एग्जांपल देखा था, तो म्यूचुअल फंड काफ़ी लोगों के लिए इसलिए सही रहता है क्योंकि आपको इसके लिए नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमने बात की पीपीएफ की। ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होती है और इस वक़्त ये 8.1% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। और जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को समझाया था कि अगर मेरे पास कोई भी पैसा है और मुझे स्टॉक की मुझे लगता है 9 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, येट मैं सबसे पहले अपने पैसा पीपीएफ में डालूँगा क्योंकि 8.1% इंटरेस्ट रेट आपका इन्फ्लेशन को बीट करता है और साथ में ये 8.1 एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है जो आपको सरकार दे रही है, तो काफ़ी हद तक ये सेफ है। इसके साथ बस प्रॉब्लम ये है, इसका लॉक इन जो है वो 15 साल है। तो अगर आज आपने पैसा डाला, तो 15 साल तक आपको रहना पड़ेगा। उसी के बाद आप ये पैसा निकाल सकते हो या तो थोड़ी-सी पेनल्टी लगती है, उससे आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो माय पॉइंट इज़ पीपीएफ इज़ अ वेरी ग्रेट इंस्ट्रूमेंट। मैं यही कहूँगा कि जिसको भी नॉलेज नहीं है, सबसे पहले पीपीएफ में डालो, फिर म्यूचुअल फंड में। इसके बाद सरकार ने एक और स्कीम शुरू करी थी, दैट इज़ एनपीएस। और ये लॉक इन 15 साल देता है और साथ में 1.5 लाख तक आपको टैक्स रिबेट भी देता है। पर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है तो इन चीज़ों में मत जाना। सबसे पहले ये क्योंकि 6 लाख इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, कोशिश करना सेफ्टी सबसे पहले रहे। 1.5 लाख तक का एटीसी की रिबेट भी मिलेगी आपको इसमें। एनपीएस जो है, अगेन फिर सरकार ने अभी पिछले 8-10 साल में ये समझा कि स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा रिटर्न देता है और अगर हम केवल पीपीएफ में पैसे लगाते रहे तो लोगों के पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आ रहे। तो एनपीएस जो है वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है, पर सरकार के थ्रू है ये। मतलब है एचडीएफसी के थ्रू, बट गवर्नमेंट ओन्स दिस, राइट? जिसकी वजह से इसके चार्जेस बहुत कम है और ये फिर भी सेफ है क्योंकि एचडीएफसी और वो सब लगा रहे हैं। और इसके अंदर आपको 50,000 की रिबेट मिलती है 80 सीसीडी के अंदर। पर इसका जो प्रॉब्लम है, सरकार ने इसका लॉक इन किया हुआ है 60 इयर्स। तो जब संभवी 60 साल की होंगी, पैसे चाहे वो आज लगा रही हैं, अगले साल लगा रही हैं और अगले से अगले साल लगा रही हैं, उनको जो ये पैसा वापस मिलेगा वो 60 साल पे मिलेगा। सो इट्स लाइक अ रिटायरमेंट प्लान फॉर यू। और लास्ट में फिर आता है आपका इस टाइम सेविंग अकाउंट पे 3.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब ये बुरा नहीं है सेविंग अकाउंट, ये भी किसी की ज़रूरत होती है, पर ये शॉर्ट टर्म में जो आपको पैसा 3 या 6 महीने में चाहिए, वही पैसा आपको इसमें रखना चाहिए। ये वाला अभी 5.7% से लेके 7.2 तक दे रहा है, पर वो 5 साल तक आपको पैसा डालना पड़ेगा। एफडी, आरडी अच्छा करते हैं, पर इन्फ्लेशन 6% है, तो पैसा ग्रो हो रहा है, पर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पे आपको वो नुकसान होगा। तो हर चीज़ की एक अपनी ज़रूरत है, पर हर चीज़ की क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो आपको सोचना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें? तो आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हो, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हो और ये कंपनीज़ हैं ग्रो। ये वाली शीट मैं भेज दूँगा संभवी को मेल पे, तो आप लोगों को वो भेज सकती है, तो आप बाद में देख सकते हैं। ग्रो ग्रो एक प्लेटफ़ॉर्म है, फिर आपका ज़ीरोधा का कॉइन है, जिसपे आप म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हो। ये आपको ये भी दिखाते हैं कि पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड ने कैसे किया। पर याद रखिए, म्यूचुअल फंड की पिछले 5 साल से आप ये नहीं कह सकते कि आगे 5 साल से वो क्या करेगा। पर वो केवल ये आइडिया दे देता है कि अगर पिछले 5 साल में उसने ठीक से किया है, तो हो सकता है आगे भी वो ठीक से ही परफ़ॉर्म करेगा। एक बार मुझे बताइए इस प्रेज़ेंटेशन में कुछ, हाँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड, टाटा, राइट? किसी को इसमें कोई दिक्कत है अभी? फिर मैं किसी के लॉसेस वाले पॉइंट पे जाऊँगा बिफोर वी। इसमें एसआईपी कहाँ पे आता है?
Correct. Very good point. What is SIP? Is SIP a product or it's a characteristic? SIP को काफी गलत तरीके से प्रोडक्ट किया है। SIP की जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये जो RD मैंने लिखी है इसका जो फुल फॉर्म है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। जो SIP का ट्रेडिशनल नाम है वो है रिकरिंग डिपॉजिट। तो अगर संभवी किसी भी चीज में हर महीने पैसे डाल रही है उसको कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक। तो काम करने का तरीका है SIP। तो इन SIP का कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये नहीं है कि SIP की कोई कैरेक्टरिस्टिक है। आप म्यूचुअल फंड में भी अगर हर महीने पैसे डालते हैं तो वो म्यूचुअल फंड की SIP का रखी है आपने। अगर कल आप NPS में हर महीने पैसे डालने लग जाएं तो आपने NPS में SIP की हुई है। अगर आप अपने यहाँ पे FD RD का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, का मतलब होता है आज की तारीख में मैंने 10,000 रुपए डाले तो वो फिक्स डिपॉजिट हुआ। हर महीने में 2,000 रुपए डालता हूँ फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर तो वो SIP कही जाती है, या तो ट्रेडिशनल बैंकिंग टर्म्स में उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। रिकरिंग का मतलब भी आपका हर महीने किए जाने वाला डिपॉजिट, वो उसका मतलब है, और SIP भी वही होती है। Am I clear? तो SIP SIP में का रिस्क भी अलग अलग बोलते हैं, लो, मीडियम और हाई रिस्क। नहीं, SIP में ऐसा नहीं होता है। SIP से रिस्क कम हो जाते हैं। क्यों? लेट्स से अगर एक हम चार्ट ड्रॉ करें, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, ये निफ्टी 50 का स्टॉक आपका ग्राफ है, राइट? अब आप देखें एक साल में ये कितनी बार ऊपर नीचे गया, राइट? तो कोई भी आप म्यूचुअल फंड भी देखेंगे, उसका भी रिटर्न्स देखेंगे तो वो भी ऊपर नीचे जाते हैं, और 5 साल में यही है। नाउ जो संभवी है वो SIP कर रही थी, तो संभवी ने हर एक साल में कुछ पैसे डाले, तो होगा क्या संभवी, जब आपने यहाँ पे डाला तो आपको कम रिटर्न मिला, राइट? क्योंकि यहाँ पे नीचे था ग्राफ। जब यहाँ पे डाला तो कम हो जाएगा, और जब यहाँ डाला तो उसके बाद यहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जबकि इस वाले पॉइंट से कम मिल रहा है। अक्टूबर 29 से यहाँ पे आपको कम मिला, यहाँ पे फिर ज्यादा मिला, यहाँ पे कम मिला। तो मैथमेटिकल टर्म्स में जब एवरेजिंग आउट की जाती है तो हमेशा रिस्क कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू अगर आपने, क्योंकि अगर आपने केवल सारा पैसा यहाँ पे डाला होता तो आपको एकदम से बहुत कम रिटर्न मिलता, राइट? क्योंकि आपने पैसा हर साल डाला। तो SIP, पहले ये जानना जरूरी है कि SIP इज नॉट अ प्रोडक्ट, कोई चलाता नहीं है। या SIP तो एक काम करने का तरीका है, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी है मतलब बस। करेक्ट, और वो इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि कोई भी चीज जब एवरेज की जाती है तो उसमें रिस्क कम हो जाता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट भी तो वही था कि मंथली जा रहा है, तो हाँ, फिर वो समझ SIP में, नाम क्यों अलग दिया? हाँ, वो बस समझाने के लिए, क्योंकि उनको एक फैंसी सा नाम चाहिए था कि SIP सही है, SIP सही है। बट SIP इज नॉट अ प्रोडक्ट। कभी आपको ये नहीं कहा जाएगा SIP कोई चला रहा है। ये नहीं है कि HDFC ओन्स SIP या समवन ओन्स SIP, जबकि म्यूचुअल फंड के पीछे हमेशा कोई नाम लिखा होगा, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC SBI म्यूचुअल फंड। बट SIP इज अ कैरेक्टरिस्टिक की फ्रीक्वेंसी आप इन्वेस्ट करने की क्या है। पेमेंट प्लान बस। हाँ, और ये अच्छा रहता है क्योंकि आप, एक तो आप पे प्रेशर नहीं करता कि आज ही आपको 1 लाख रुपए डालने हैं। आप हर महीने 10-10 हजार रुपए डाल के SIP कर सकते हो। और एक इन्वेस्टर जिसको पता नहीं है कि कौन से टाइम पे सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, उसके लिए एवरेजिंग आउट इज वे बेटर इन कंपैरिजन कि आपने आज ही पैसा डाला। ठीक है, नवीन, आप मेरे से किसी चीज पे डिसएग्री कर रहे हैं क्या? नो सर लिखा है आपने, अगर हाँ तो समझा दीजिए। कूल, ठीक है। अब लॉसेस के ऊपर बात करते हैं। आई होप आप दोबारा मेरी वर्ड डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं। यस। ग्रेट।
ओके, पहली चीज मैंने आपको पहले भी बताया, मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जाएगा। तो वैसे तो मैं आप लोगों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताना चाहता, क्योंकि यू ऑल आर स्टार्टिंग अप। तो मेरा जो टेक्सोनॉमी है फाइनेंशियल, उसमें पहले आप अपनी टैक्स प्लानिंग करिएगा और पीपीएफ में पैसे डालिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा जाएगा नहीं। एंड पिछले पिछले आज तक इंडिया की हिस्ट्री में पीपीएफ हैज ऑलवेज गिवन हायर रिटर्न देन द इन्फ्लेशन। तो सेफ्टी भी मिल रही है आपको, सरकार का पैसा है, तो इसलिए आपका पैसा कहीं होएगा भी नहीं। बट अगर लेट्स से आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाल ही दिए या स्टॉक मार्केट में डाल ही दिए और लॉसेस हो जाते हैं, तो भारत क्या कहता है, कुछ 5 या 6 साल, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर 5 से 6 साल तक आप शॉर्ट टर्म का जो लॉस है उसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2000, अब थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक पे जा रहे हैं, तो अगर नहीं समझ आए तो थोड़ी खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। 2015 में मुझे 100 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। 2016 में मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सरकार क्या कहती है, ये मैं 2020 तक लेके जा सकता हूँ अपने लॉसेस को। तो 2016 में मैं सरकार को 200 रुपए का प्रॉफिट ना बता के 2016 में केवल 100 रुपए का प्रॉफिट बताऊंगा, और शॉर्ट टर्म पे 15% का इंटरेस्ट, वो इनकम टैक्स देना होता है। तो मैं अब केवल 15 रुपए का टैक्स दूंगा, ना कि 200 रुपए पे दूंगा। तो जितना भी शॉर्ट टर्म है, का ओनली कैरेक्टरिस्टिक इज शॉर्ट टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के साथ ही कंबाइन किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म होता है 3 साल। तो कोई भी पैसा अगर मैंने म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए लगाया या स्टॉक मार्केट में, तो अगर 3 साल तक का पैसा लगाया तो वो 3 साल के अंदर 3 साल का कैंसिल हो सकता है, पर वो लॉस 5 से 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड। देखो मुश्किल टॉपिक है, तुम लोग बहुत टैक्स प्लानिंग में जा रहे हो और टैक्स प्लानिंग का मुश्किल कंपोनेंट है, बट अगर नहीं समझ आया मैं एक बार फिर समझा दूंगा। पर भारत की सरकार ये कहती है कि शॉर्ट टर्म का जो लॉस है वो आप 5 से 6 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कि जब प्रॉफिट होगा तो आप उसको उससे माइनस कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको आप 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के साथ वो कैंसिल होगा। लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म के साथ नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म के साथ नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म 1 साल तक का टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म 3 साल का टाइम पीरियड। मुश्किल टॉपिक टच किया, बट अगर समझ आया बहुत अच्छा, नहीं आया तो दोबारा पूछो, पर सवाल पूछोगे तो मैं उसको समझा सकता हूँ, या तो मुझे नहीं पता लगेगा क्या चीज समझ नहीं आई। ठीक है, 2 प्लेटफॉर्म में लिख रहा हूँ, इन दोनों प्लेटफॉर्म पे जाके यू कैन सर्च ऑल द म्यूचुअल फंड्स, और आपको आराम से ये दोनों प्लेटफॉर्म बताएंगे और यहीं से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। Do you also have resources अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहता है, तो कोई ऐसी नॉलेज सोर्सेज हैं जिनको ये कंसल्ट कर सकते हैं लेटर ऑन? है सो मैं लिंक भी दे देता हूँ उसका। सो ये Zerodha Varsity इज अ वेरी गुड, Varsity मीन्स यूनिवर्सिटी होता है, तो इसमें आपको पर पढ़ना बहुत पड़ेगा, पर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सब समझ आ जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छी तरह सारे म्यूचुअल फंड्स को समझाया है, कैसे कंपनीज की ग्रोथ होती है उसको बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो ये लिंक है, प्लीज सेव कर लीजिए, तो आप लोगों को काफी अच्छी तरह समझ आ जाएगा कैसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। और जब आप बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और आपको असली में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई एम हैप्पी टू, सो वी आल्सो इन्वेस्ट पीपल्स मनी। तो जब आपको लगे तो आप मुझे भी रीच आउट करके कर सकते हैं। ग्रेट, कोई और सवाल, या तो वी कैन कॉल इट अ डे। आई होप आप लोगों ने फीडबैक दे दिया है। आई रन अ यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर सकें तो, क्योंकि इट विल हेल्प यू। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डालता क्योंकि उतना मेरे पास टाइम नहीं है, बट इनिशियली मैंने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग पे डाली थी वीडियोस। और अगर आप स्टॉक एनालिसिस करना चाहें, विच आई वुड नॉट रिकमेंड टू यू, तो मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं कि कैसे एक स्टॉक का एनालिसिस किया जाना चाहिए, बट इट विल जस्ट टेक यू मतलब फालतू में, until you have a huge interest in that, मत करिएगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये है, बट
मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियोस आप देख सकते हैं, जिस विल हेल्प यू कि कैसे मैंने और जगह कुछ बताया होगा तो आप वो समझ सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ हमारी ये जगह नहीं बताई, वहाँ पे बताई थी, बट नॉलेज इज फॉर यू टू गेट फ्रॉम एनी साइट, सो दैट यू कैन डू। ये फीडबैक का लिंक है, इफ यू कैन फिल द फीडबैक। कूल। And you can अगर share किस this link with me on email also, जो नहीं Yeah. जुड़ पाए या कनेक्शन जिनका खराब हो गया, मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगी। एंड इवन दोस्त जो YouTube में देखकर who have understood the sessions, वो लोग भी भर सकते हैं फिर बाद में। sounds good. Cool. Thanks, Sambhavi. Okay. Great. Thanks everyone जिन्होंने भी आज पार्टिसिपेट किया। आई होप माय ओनली होप इज कि यू विल क्रिएट योर फाइनेंशियल प्लान, और जो पहले वाला सेशन था कि अपना इनकम टैक्स जरूर फाइल कीजिएगा। भारत में बहुत कम लोग फाइल करते हैं, दे डोंट नो कि आज डेटा इतना ज्यादा है सरकार के पास दैट प्रीवियसली अगर वो गवर्नमेंट नहीं आ रही थी, नाउ दे कैन कैच होल्ड ऑफ वेरी हाई नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि डेटा इज वेरी पावरफुल। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को स्टडी जरूर करिएगा। अगर नहीं लेना तो मेक अ चॉइस कि मैंने पढ़ा, मुझे समझ आया 8,000 रुपये लगेंगे, अभी मैं 8,000 रुपये खर्च नहीं करना चाहता। बट ऐसा मत करिएगा कि पढ़े ही ना या रेट अपने जान ना ले, क्योंकि कई बार इतना सस्ता होगा और फिर आपको लगेगा यार मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 6,000 रुपये का था। बट इट्स अ चॉइस विच यू आर मेकिंग। तो फर्स्ट, क्रिएट अ बिजनेस प्लान, क्योंकि आप लोग बिजनेस के लिए चला रहे हैं। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को जरूर सर्च करिएगा, और इनकम टैक्स फाइल करिएगा इस साल। संभवी आप करते हो? I'm starting. I was on scholarships for so long, तो मेरी थी नहीं। I didn't have स्कॉलरशिप। हाँ, तो यही non-taxable लोग थी। भूल जाते। Like I filed it, but मैं इंडिया में नहीं थी, तो मैं बाहर थी। Got it. ठीक है। Great. So कहीं पे भी हो, जैसे I'm in US, but I'm still gonna file my taxes because it will, till the time I'm a Indian citizen, we all need to file taxes so that I can tell the government कि इस साल मैंने 0 रुपए तुमसे कम लिए हैं भारत से, तो मुझे इसलिए I'm not paying. Great. Awesome. Thanks Naveen. Thanks Tilok and Rajendra and everyone else who participated. I hope it has helped. My email ID is this, जो मेरे feedback form में भी लिखी हुई है. You can send me a mail and I would be very happy. Reply अगर late हो जाए, but मैं reply जरूर करता हूँ. So please, if you feel like write to me. अगर कोई सवाल बाद में आता है इस session से related, I will happy to answer. Thanks everyone and have a great evening and a great Sunday. Bye. Thank you so much, Prashant. It was very enlightening. Thank you. Bye. Sambhavi. Bye.